बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एंड सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ ईशा अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले जो 5 टॉप स्टोरीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इनकाद खित्ते के लिए खुशाइन करार दिया गया है। जी हाँ, बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी इन्वेस्टमेंट के भी इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा SEO पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बड़ी भरपूर किस्म की तैयारियां थी, बड़ी आवभगत हुई, बड़ी तारीफ़ें हुई हैं हुकूमती इक़दामात की, तो इस पर तफसील से बात होगी। इसके अलावा एक और बड़ा टारगेट है, एक बड़ा मिशन है जिसे अचीव करना है हुकूमत को। जाती उमरा में बड़ी बैठक हुई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की ने जो बड़े थे उन्होंने सर जोड़े हैं और अब देखते हैं कि इस मीटिंग में से, इस बैठक में से क्या निकला। इसके अलावा 1.5 करोड़ पाकिस्तानी नशे की लत में मुब्तला क्यों है, इस पर भी करेंगे बात और किस तरह से उन्हें निकाला जा सकता है। साथ ही साथ कौमी हीरो बॉक्सर मोहम्मद वसीम की वतन वापसी, शानदार इस्तकबाल किया गया, इस पर भी करेंगे बात। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज जो जाती उमरा में नून लीग और पीपल्स पार्टी JUI की बड़ी बैठक जो है वो हो रही है, उसके हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि इंतहाई अहमियत की हामिल हो गई है ये बैठक, क्योंकि बहुत सारे बातें हो रही थी इसके ऊपर कि क्या ताउन ले पाएगी गवर्नमेंट और क्या आईनी तरमीम कर पाएगी, और जिसकी वजह से तनकीद इसलिए हो रही है कि वो कह रहे हैं कि अभी तो आपने उस सेलिब्रेशन को ख़त्म नहीं किया कि आपने कामयाब इनेकाद किया है शंघाई ताउन तंजीम का, तो इतनी उजलत क्या थी कि आप पार्लिमानी कमेटी भी बुला रहे हैं, आप बैठकें भी कर रहे हैं, चाइना के वज़ीर आज़म अभी पाकिस्तान में ही हैं, तो आपको इतनी उजलत में आखिर इस तरमीम की क्यों पड़ गई है। तो ये जो जाती उमरा में रात को मुलाकात हुई है, इस मौके पर क्या कहना था रहनुमाओं का, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी थे, जिसमें इसहाक डार भी थे, जिसमें बिलावल भुट्टो भी थे और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी थे। तो रहनुमाओं ने क्या कहा, पहले उनके बयान सुनिए, फिर इस पर हम तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। आइन की बालादस्ती को मजबूत बनाया जाए। हमने इसी हवाले से इब्तिदाई जो मुसवदा आया था उसे मुस्तरद कर दिया था, आज भी हम उसको मुस्तरद करते हैं। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौक़े पे कायम हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तारीख़ी कामयाबी है कि हम इस कंसेंसस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हमारा उम्मीद है कि इसी कंसेंसस के साथ मुनासिब वक्त पे हम आईनी तरमीम को दोनों पार्लिमान के जो हाउसेस हैं उनसे पास करवा के दस्तखत करवाएंगे। कि ये सारी एक्सरसाइज जो है ये लोगों की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए हो रही है। चाहे वो सुबह का समिट था वो भी पाकिस्तान की इज़्ज़त, एहतराम और वक़ार के लिए था, चाहे ये काम है, इसमें किसी पार्टी का अपना ज़ाती मकसद नहीं है। ये वो रिफॉर्म है जो आज से 18 साल पहले जनाब नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 14 मई 2006 को लंदन में उस पर दस्तखत किए थे। ये गुफ्तगू जिस तरह से जुनेद आप सुन रहे हैं, मौलाना फजल रहमान तो ये कहते हैं कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, बिलावल भुट्टो भी यही कहते हैं कि पार्लिमान और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। बहरहाल नज़र तो ये आ रहा है कि एक मशरूत किस्म का जो इत्तेहाद है वो होने जा रहा है। इसके ऊपर मुत्तफ़िक हुए भी हैं अगर तो वो उसकी कुछ शराइत होंगी कि आप किस तरीके से इस मुसवदे को पास करवाते हैं। PTI जिसने बज़ाहिर लग रहा था कि मौलाना के ऊपर मुकम्मल तकिया किया हुआ था, उनके लिए एक परेशान कुन लम्हा है कि अगर मौलाना का मामला तय हो गया है पीपल्स पार्टी के साथ, जिस तरह से मौलाना ने कहा भी है, तो फिर पीपल्स पार्टी और मौलाना और हुकूमत तो आनी तरमीम लाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। मुसवदा भी जिस पर पहले एतराज़ हो रहा था वो शेयर हो चुका है। तो क्या PTI अब हथियार डाल देगी या कोई और कोशिश करेंगे? शौकत पराशा साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराशा साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग। 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हुकूमत के ऊपर यह तनकीद हो रही है कि इतनी उजलत क्या थी, अभी मेहमान वापस नहीं गए, अभी वो सेलिब्रेशन चल रही है कि आपने कामयाब इनेकाद किया है शंघाई ताउन तंजीम का, तो पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी रख दिया, ये बैठक भी जाती उमरा में रख दी, तो थोड़ा सब्र कर लेते, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती फिर कर लेते। आपकी क्या राय है इस पर? बहुत शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग। चीज़ों ने तो होना होता है, काम तो होना होते हैं, और मेहमान यहाँ से चले गए कल। आज बिल्कुल रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्ते खुले हैं, जहाँ जिस रास्ते से कोई मर्जी आना चाहे, वरना तो यहाँ बुलवेरिया भी जगह जगह बंद था। बुलवेरिया से मुल्हिका जो सड़कें हैं F10 तक वो बंद थी। तो कल तो परसों मूवमेंट बिल्कुल नहीं थी, लेकिन रात को सड़कें खोल दी गई। इट मीन्स के हर कोई चला गया।
चाइनीज प्राइम मिनिस्टर भी चले गए, रशियन प्राइम मिनिस्टर भी चले गए, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर तो इनसे पहले चले गए थे। लेकिन तो फिर भी शौकत साहब कहा तो ये जा रहा है ना, क्योंकि अभी कल ही तो इजलास वो कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, समिट जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है, शाइए दिए जा रहे थे और मेहमान जाहिर है कुछ चले गए, कुछ अभी भी जा रहे हैं। तो जो ये उजलत में पहले भी बड़ी उजलत दिखाई गई थी, नंबर पूरे नहीं हो पाए थे, नंबर पूरे नहीं हो पाए थे, इस बार भी वही कुछ करती हुई गवर्नमेंट नजर आ रही है। एक दो दिन दे दिए जाते मजीद सोचने का वक्त, या फिर मुत्तफिक करने के लिए थोड़ा सा उन्हें भी टाइम दे दिया जाता, आप नहीं समझते? देखे ना, आपने खुद कहा कि पिछली बार जब काम कर रहे थे तो उजलत में था, तो क्या वही अब भी उजलत आपको नजर आ रही है? यानी अगर पिछला पूरा महीना 13-14 सितंबर की रात थी, उससे पहले भी एक दो दिन से ये काम शुरू हुआ था, अब तो फिर उसके बाद बेतहाशा मीटिंग्स हुई हैं। मसलन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मिलने मौलाना फजलुर रहमान कराची गए हैं, फिर वहां से कल वो लाहौर आए हैं, इधर मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये सब मिलते रहे हैं, आज भी मौलाना साहब की पीटीआई के साथ मुलाकात है। तो ये एक्टिविटी आखिर चलें आज नहीं, फॉर एग्जांपल आज थर्सडे है, आप कह रहे हैं 2 महीने 2 दिन, तो क्या वो सैटरडे को करते भाई? अच्छा, ये तो ठीक है, आपकी राय है कि इसमें कोई मसला नहीं है, काम होना था और वो हो रहा है देर में या पहले। लेकिन जो तकिया किया हुआ था पीटीआई ने, हम देख रहे थे कि वो कह रहे थे कि मौलाना तो हमारे साथ ही खड़े हैं कम से कम इस मामले पर, लेकिन अब मौलाना को शायद लगता ये तासुर ये, मौलाना खुद भी कह रहे हैं कि हमारे मामलात हो गए हैं, मौलाना को राम कर लिया गया है। पीटीआई का स्टांस क्या होगा, और पीटीआई क्या आपको लगता है फिर से तन्हाई का शिकार मामले पर भी? आपके चैनल का नाम एक है, तो मैं जरा एक एक बात करता हूँ। जी जी। एक बात ये है कि अदलिया के लिए ये सारी आ रही थी आईनी तरमीम, और रात को मौलाना साहब ने खुद फरमा दिया कि अदलिया की हद तक हमारे पास इत्तफाक राय हो चुका है। अब देखें ना, 199 आर्टिकल 199 की बात हो, आर्टिकल 175 की बात हो, ये डायरेक्ट अदलिया को डील करते हैं। बाकी इसमें क्या था? कोई ऐसी तरमीम और नहीं थी जो मैं बड़ा सिग्निफिकेंटली उसको प्रोजेक्ट करूं। ये बार बार पीटीआई अपोजिशन या वो जमातें जो इस तरमीम को नहीं चाहती थी, वो भी बार बार कहती थी कि ये अदलिया स्पेसिफिक है। अगर अदलिया स्पेसिफिक ही वो एक मकसद है, तो वो तो लेकिन वो जो एतराज था पर्सन स्पेसिफिक होने का, काजी साहब आपको लग रहा है कि अभी रेलेवेंस उसकी मौजूद है, या फिर मौलाना का जिस तरह एतराज था दीगर जमातों का कि पर्सन स्पेसिफिक ना हो, आइन और कानून और अदलिया की बहाली के इसकी स्ट्रेंथन के लिए, तो फिर आपको लगता है कि ऐसा होने जा रहा है? जब फिर मैं बात वही करूंगा कि मौलाना साहब ने बिल्कुल वादे फरमा दिया, शॉर्ट अभी दिन में भी वो चलेंगे, बाकी न्यूज चैनल पर आपके भी चलेगा होपफुली, और वो यही था, उन्होंने कहा जो भी अदलिया के मुतल्लिक मामलात थे हमारे दरमियान मुकम्मल हम आहंगी इत्तफाक राय हो गया है। जो वो कह रहे थे ना कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, वो बात कर रहे थे कि जो ओरिजिनल जो पहला मसवदा आया था हमने उसको मुस्तरद किया था, उस पर हम कायम वो हैं। इस मसवदे से मुत्तफिक हैं जो अभी आया और जिस तरह से तरमीम की जा रही है। अच्छा प्राचा साहब, इसहाक डार जो है वो भी ये कहते हुए नजर आए कि ये तीनों जमातें इस पर मुत्तफिक हैं और किसी भी जमात का कोई ज़ाती मकसद नहीं है या ज़ाती फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं है किसी जमात को, ये अवाम की फलाह के लिए है, अवाम की भलाई के लिए है। क्या समझते हैं, अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करें, क्या अवाम की भलाई है इस आइन के पास हो जाने के बाद, इस आइनी तरमीम के बाद? एक वजीर आजम को अदलिया कह देती है कि टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट आप घर चले जाएं, 3 सेकंड की वो सजा होती है, और वो आइन का आर्टिकल 248 उसकी क्लॉज 2 अब भी कहता हूं कि वो सदर को मुकम्मल इस्तिस्ना मिलता है। वो खत लिखने का मामला था, यूसुफ गिलानी ने खत नहीं लिखा था, इफ्तिखार चौधरी और उसकी अदालत ने निकाल दिया। फिर मियां नवाज शरीफ का केस आया पनामा वाले में, उनको निकाल दिया गया फिल्मजी ग्राउंड के जी, वो बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी नहीं ली, लेकिन चूंकि लेनी थी आपने ली ना ली, छोड़ दें आप घर चले जाएं। पार्लियामान की सुप्रीमेसी के लिए अगर ये इकदाम उठाए जा रहे हैं कि इलेक्ट करता है वजीर आजम को कौमी असेंबली और जिसका जी चाहे वो घर भेज दे, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि पार्लियामान चूंकि सुप्रीम है, और आइन के आर्टिकल 7 के तहत, मैं बार बार कहता हूँ, आइन के आर्टिकल 7 में क्लियर लिखा हुआ है कि पार्लियामान सुप्रीम है, ये अदालत या कोई और इदारा कोई सुप्रीम नहीं है, बाकी सब तनख्वाहदार हैं।
इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो अवाम के पैसे से टैक्सेस लेते हैं। लेकिन पराजा साहब, एक चीज जो मुख्तलिफ नजर आ रही है, सियासी जमातों से ज्यादा दिलचस्पी या जो सख्ती का मुजाहरा किया जा रहा है मुख्तदर हलकों की तरफ से, ताकतवर हलकों की तरफ से, उनके इस कदर इंटरेस्ट की वजह क्या है? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा था, तबसरे तो ये भी हो रहे थे कि अगर ये तरमीम हुकूमत ना कर पाई तो फिर सिस्टम ही लपेट दिया जाएगा। इस पे जरा रोशनी डालिए, उस तरफ से इतनी सख्ती। उस तरफ से हो या इस तरफ से हो, ये उस और इसके चक्कर में जो है वो सख्ती तो नजर आ रही है, लेकिन बात ये है कि आप देख रहे हैं कि बड़े अरसे से इदारे आपस में टकराव का शिकार है। मुझे अब इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है, जो तसादम है वो बिल्कुल आमने सामने आए हुए हैं। अब ये हुकूमत जो भी काम कर रही है वो अपने तमाम इदारों के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है। बार बार वो कहते भी हैं, मसलन अभी एक विजुअल चल रहा है कि जी वो मियां शहबाज शरीफ रशियन चाइनीज प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की जब शेक हैंड हो रहा है या गपशप हो रही है तो वो ऐसे खड़े होकर को पोस्टर दे रहे हैं। तो ये हकीकत है, इसमें ना एग्जेजरेट करने की जरूरत है ना इसको डाउन प्ले करने की जरूरत है। इदारे एक तरफ एक लाइन में है, दूसरी तरफ वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो इस पूरे सिस्टम को क्रम्बल करने के लिए। लेकिन पराजा साहब, अर्ज फिर यही है कि अगर गाजी साहब को दोबारा से सरबराह नहीं बनाया जाता आईनी अदालत का और मंसूर अली शाह साहब ही बनते हैं या कोई और शख्सियत बनती है या वो शख्सियत बनती है जिस पे मौजूदा हुकूमत को या मुख्तदर हलकों को एतराज़ है, तो फिर तो वो टकराव और भी शिद्दत इख्तियार कर जाए। 3 जमातें हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और जेयूआई है। जेयूआई ने कहा कि हम परसेफिक के मुखालिफ हैं और पर्सन वो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की बात कर रहे थे। पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये मैं अब जो मेरा इंटरेक्शन होता रहा है लोगों के साथ और मैं उनको कोट भी करता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई आईनी अदालत बननी चाहिए, कादी साहब आते हैं नहीं आते हमारा मसला नहीं, ठीक है। अब तीसरा जो नून लीग है उनकी तरफ से ये इम्प्रेशन जरूर पड़ता रहा है कि वो कादी साहब के लिए कर रहे हैं। जब तीनों जमातें कहती हैं मुख्तलिफ डाइवर्स उनकी ओपिनियन मैंने आपके सामने रख दी, वो कहती हैं कि हमारे दरमियान अब अदलिया की हद तक मुकम्मल इत्तफाक हो गया है, तो ये इत्तफाक की राय फिर वो कादी साहब या पर्सन स्पेसिफिक के हवाले से या आईनी अदालत बनने के हवाले से भी तो हो चुका है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, पीपल्स पार्टी जोर दे रही है कि सूबों में भी मुझे पूरा फिक्रा पूरा करने दे, आधी बात हो जाती है ना मादरत के साथ। जरूर। वो पीपल्स पार्टी कह रही है कि सूबों में भी आईनी अदालतें हों, बेंच बने। 18वीं तरमीम में जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो फेडरल सब्जेक्ट था, लॉ एंड ऑर्डर भी पहले फेडरल सब्जेक्ट रखा हुआ था, वो 18वीं तरमीम में चले गए सूबों के पास। सूबे खुश हैं, अहमद वली खान तो अब और तरमीम भी ला रहे हैं ना कि खैबर पख्तूनख्वा की बजाय सिर्फ पख्तूनख्वा नाम रखा जाए। अब अदलिया का निज़ाम अगेन वो फेडरल स्पेसिफिक था। मसलन 1862 के कानून को जिसे पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं वो सारे मुल्क में यकसा अप्लाइड है। ये नहीं है कि पीपीसी जो है वो सिंध का अलहदा है, पंजाब का अलहदा है, केपी का अलहदा है, वो बलूचिस्तान का अलहदा है। नो। और उसके बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है सीआरपीसी, वो भी वही हम अंग्रेज का उठा के कर रहे हैं, बट दैट्स अ फेडरल लॉ। अब अगर उसको प्रोविंशियल लेवल तक आईनी अदालतें जा रही हैं तो जो सूबों को खुद मुख्तार करने या सूबों को एम्पावर करने या सूबाई खुद मुख्तारी को स्ट्रेंथन करने के चैंपियन हैं या जो नारे लगाते हैं वो तो ये करेंगे। ये सारा जो है अगर आईनी मामला अदालती मामला पर इत्तफाक हो चुका है जैसा कि मौलाना साहब ने फरमाया, तो फिर ये तरमीम होने जा रही है। ठीक है। हमारे पास वक्त की कमी, आपसे और भी बहुत कुछ पूछना चाह रहे थे। शौकत पराचा साहब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अब खिंचातानी लगता है कुछ दिन और चलेगी और 25 वो तारीख है जिससे पहले हुकूमत ये पूरी कोशिश करेगी कि इस तरमीम को अमली जामा पहनाया जाए। और अब बाजार ये लग रहा है कि मौलाना को मना लिया गया है और पीटीआई एक बार फिर से तन्हाई का शिकार हो चुकी है और वो तिल मिला रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब आगे का लाहेअमल क्या होगा पीटीआई का और वो किस तरह से इस आईनी तरमीम को होने से रोक सकते हैं ये तो अभी वक्त बताएगा। हम
आगे बढ़ते हैं और शंघाई ताउन तंजीम इजलास की बात करते हैं, जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए बहुत साजगार साबित होगा। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस पर जम चुकी हैं, क्योंकि जिस खुशउस्लूबी से इस इवेंट को का इनेकाद किया गया और फिर इख्तिताम पजीर हुआ, तो यकीनी तौर पर जो भी सरमायाकार यहाँ पर आए थे, या जो एक बताया जा रहा है कि जो मुआहदे जो है वो साइन हुए हैं और जिस तरह से मज़ीद सरमायाकारी जो पाकिस्तान में लाई जा सकती है, तो वो जो लड़खड़ाती हुई मईशत है उसको सहारा देने के लिए बहुत ही खुश आइन बात जो वो समझी जा रही है। आप भी इससे एग्री करेंगे कि मईशत जो है वो उसको सहारा मिलेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली। और अगर एजेंडास की बात की जाए, जो बुनियादी अहदाफ थे, उसमें बुनियादी अहदाफ में सबसे पहला हदफ भी यही था कि इन तमाम ममालिक, जिसमें किर्गिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, रूस है और पाकिस्तान है, भारत है, ईरान है, तो इन ममालिक की जो तिजारत है उसे बढ़ाया जाए, बाहमी एतमाद को बढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी को, तालीम को, और जो भी क्लाइमेट चेंज के मामलात हैं, और ख़ास तौर पे वन बेल्ट वन रोड का जो मंसूबा है, अगर सिर्फ वही उस पर अमल दरामद शुरू हो जाए, पाए तकमील तक पहुँच जाए, तो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। इस खत्ते के लिए पोटेंशियल बहुत है। हम बार बार बात कर रहे हैं कि 40% आबादी इन ममालिक की, और उसके साथ साथ जो GDP है उसके अंदर एक बड़ा हिस्सा डालते हैं। एक मुश्तरका एलामिया के हवाले से हमने रिपोर्ट तैयार की है, जो भी जिस पे सारे ममालिक मुत्तफिक हुए हैं, वो रिपोर्ट देखिए, फिर इस पे बात करते हैं हमारे एनालिस्ट के साथ। मुश्तरका एलामिया में ममालिक के दरमियान इख्तलाफात और तनाज़ात बातचीत और मुशावरत के जरिए हल करने के अज़्म का इआदा करते हुए कहा गया कि आलमी इत्तेहाद बराए मुनसिफाना अमन, हम आहंगी और तरक्की के लिए UN जनरल असम्बली से करारदाद मंजूरी की तजवीज़ को फ़रोग देंगे। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक सियासत, सलामती, तिजारत, मईशत, मालियात और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मजीद फरोग दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावटें सरमायाकारी के बहाव में कमी गैर यकीनी सूरत हाल का बाइस बन रही हैं। तहफ़्फ़ुज़ाती तिजारती इक़दामात का मुकाबला करने की मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएंगी। एलामिया में ज़रूरी ताउन के फ़रोग के प्रोग्राम की मंजूरी देते हुए आलमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ग़ज़ाइयत में बेहतरी और तहक़ीक़ाती ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया गया, जबकि नौजवानों की पॉलिसी में ताउन और साइंस और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले प्रोग्राम्स की तरजीह और फ़रोग पर जोर दिया गया। एलामिया के मुताबिक यकतरफ़ा पाबंदियों का निफ़ाज़ बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। इजलास में बेलारूस, ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान का चीन के वन बेल्ट वन रोड इक़दाम की हिमायत का इआदा। रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी चीन के वन बेल्ट वन रोड इक़दाम की हिमायत का इआदा करते हुए राब्ते के फ़रोग और मौसर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तरक्की, रेलवे सनत में जदीद और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल की हिमायत का इआदा किया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर आलमी अमूर हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको। मोहम्मद अली साहब, आप इस इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया और जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए बड़े खुशाइन साबित होगा, बल्कि पूरे खित्ते के लिए बड़ा ही खुशाइन साबित होगा, और जिस तरह से भारत की तरफ से भी बड़ी खैर सगाली का जज्बा दिखाया गया है, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की गई है, और जो हम एक उम्मीद कर रहे थे उनकी तरफ से, वो नहीं किया गया, बल्कि हमें वहाँ से बड़ी बेहतरी, बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिला है। तो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या बेहतरी हो सकती है और क्या कुछ होने जा रहा है इस इजलास के बाद? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, SCO को मैं मुख्तसरन समझाना चाहूंगा हमारे नाजरीन को कि देखें, 4 जो बड़े अहम खित्ते हैं उनको ये आपस में लिंक करता है। जो 10 ममालिक के सरबराह कल पाकिस्तान आए, वो 4 खित्तों से ताल्लुक रखते थे, यानी कि शुमाल मशरकी एशिया, जिसमें मंगोलिया और चीन शामिल हैं, वस्ती एशिया और मशरकी यूरोप, जिसमें बेलारूस और रूस शामिल हैं, और जनूबी एशिया। तो ये समझना जरूरी है कि पिछले 28 साल में इस तंजीम में जो चौथा रीजन शामिल हुआ है वो जनूबी एशिया शामिल हुआ है। बुनियादी तौर पे ये वस्ती एशिया, शुमाल मशरकी एशिया और मशरकी यूरोप की तंजीम थी। तो अब देखना ये है कि क्या जनूबी एशिया के ममालिक, खुसूसन पाकिस्तान जो है, इस इनके साथ रवाबित को में बेहतरी लाके अपने माशी मौके में इजाफा कर सकता है या नहीं, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो साइड लाइन के ऊपर हमारी क़यादत की मुलाकात चीन के वज़ीर आज़म से हुई, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सेकंड स्टेज है
सीपेक का वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान की कुव्वत के मेयार में इजाफे की में इन्वेस्टमेंट है। यानी कि पाकिस्तान की जो अफरादी कुव्वत है उसकी सलाहियत इस हद तक बढ़ाई जाए कि खुद पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं, चाहे वो ज़राअत है, कानकुनी है या कोई और शोबा है, उसको जदीद खतूत पे जो है उस्तवार करके हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें और कर्जों से जान छुड़ा सकें। लेकिन तीसरी बात जो एलामिये में मैं बताना चाहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो चीन का वन बेल्ट वन रोड का जो आलमी कनेक्टिविटी का एक मंसूबा है, उसको मरबूत किया जा रहा है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के विजन से। ये एक मैं समझता हूँ आपको लगता है कि मोहम्मद अली साहब ये तमाम जो इकदामात हैं, एक तो ये कि इस पे अमल दरामद होता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि अगला जो इजलास होगा वो रूस में होगा, उससे पहले जो 1 साल के अहदाफ हैं वो पूरे हो पाएंगे? दूसरी चीज़ ये कि एक जो लॉन्ग टर्म हदफ है वो है डॉलर की इजारादारी को ख़त्म करना। क्या आपको लग रहा है कि उस तरफ एक बड़ी पेशरफ्त हो पाई इस इजलास के बाद, और जो एलामिया जारी हुआ उससे लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत तारीखी इवेंट था जो इस्लामाबाद में हुआ, लेकिन इस तरह की आलमी तंजीम का जो इर्तका है वो एक इवेंट नहीं होता, एक तवील प्रोसेस होता है। और लेकिन ये बड़ी खुशाइन बात है कि इसके एलामिये में जिस तरह मैंने अभी गुजारिश की कि वन बेल्ट वन रोड के कनेक्टिविटी के मंसूबों को एक साइमल्टेनियसली जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का इर्तका है उसके साथ मरबूत किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अगले 5 से 10 साल में, जिस तरह यूरोपीय यूनियन है जिसमें इन ममालिक के आपस में सॉफ्ट बॉर्डर्स हैं, वीजा रेजीम नहीं है और एक कॉमन करेंसी है, इसकी तरफ आप पेशकदमी कर सकते हैं, जिसके नतीजे में आप मगरबी कर्जों पे भी अपना इन्हिसार कम करेंगे, उनके दबाव से भी अपने आप को बचाएंगे और डॉलर के ऊपर अपना इन्हिसार भी कम करेंगे। अच्छा मोहम्मद अली साहब, हमने देखा कि बड़े खदशात थे, क्योंकि जयशंकर साहब आने से पहले ही डरा चुके थे कि जी कोई बायलैटरल मुज़ाकरात होने की तवक्को भी ना रखी जाए, ना ही हमारी कोई ख्वाहिश है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो जेस्चर्स थे वो बड़े पॉजिटिव थे, मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। फिर जो जोराना था उस मौके पे उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, इसहाक डार साहब उनके साथ बैठे, कुछ गपशप भी हुई है। आपको लगता है किसी हद तक बर्फ़ पिघली है और आने वाले दिनों में ताल्लुकात में बेहतरी की नवीद सुनाई दे सकती है इस इवेंट के बाद? देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने सिफारती आदाब और इखलाक का बेहतरीन मुजाहिरा किया, जिसको सिर्फ भारत नहीं बल्कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं एससीओ के, उन्होंने भी सराहा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है और कौमी सलामती के जो अहम तरीन चैलेंजेस हैं, खुसूसन दहशत के हवाले से जो भारत की पुष्पनाही है, या टीटीपी PLA की सपोर्ट है, या मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो उसकी सोच और तर्ज अमल है, या मैं समझता हूं कि उन मामलात पे जब तक के भारत की जानिब से कोई वाज़ेह पैगाम या नजर सानी का इजहार नहीं होता, मैं समझता हूँ कि इस गुडविल जेस्चर और इखलाकी सिफारतकारी के सिग्नल्स के बावजूद सब्सटेंटिव जो पेशरफ है उसके इम्कानात कम हैं। तो मोहम्मद अली साहब, हम ये फिर देखें कि ये सिर्फ एक, क्योंकि इजलास में शिरकत थी तो इसलिए उन्होंने अपनी खैर सगाली भी दिखाई है, एक बड़ा अच्छा गुड जेस्चर भी दिया है, और मेल मुलाकात, ताल्लुकात की बेहतरी, दहशतगर्दी का खात्मा, ये सारी सिर्फ एक गुफ्तगू थी, इजलास की हद तक थी। आने वाले दिनों में जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि अगर जब तक वाज़े कोई मैसेज नहीं दिया जाता, वाज़े कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाया जाता कश्मीर के मसले के ऊपर, या अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ बहुत बार इस्तेमाल हुई है, हम बैरूनी जो साजिशों का शिकार हैं, वो बहुत बड़ा उसमें हाथ भारत का है, तो क्या समझते हैं कि किसी तरफ से भी कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है, हमेशा से पिछले समझेंगे 77 साल में हमेशा दोस्ती का हाथ पाकिस्तान ने ही बढ़ाया है, लेकिन हमेशा पीछे से बैक स्टेपिंग भारत ने ही की है, चाहे वो मशरिकी पाकिस्तान का जो है बांग्लादेश बनना हो, चाहे मुफ्ती बाहनी की सरपरस्ती हो, या आज टीटीपी BLA की सरपरस्ती हो। तो ये वो हकायक हैं जिनके ऊपर जब तक कि भारत
इनकी पुष्ट पनाही और सरपरस्ती के ऊपर नजर सानी नहीं करता। मैं समझता हूं कि ताली भी दोनों हाथ से बजती है। एक चीज ये भी तौर पे हम आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इवेंट बहुत अहम था और जो बुनियादी एजेंडाज थे, अहदाफ थे, उसके अंदर तो ये चीज़ शामिल नहीं थी, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने जो आगाज़ था उसमें भी और इख्तिताम में भी गज़ा का जिक्र किया, वहाँ पे जंगबंदी के ख़ात्मे की ख्वाहिश का इजहार भी किया, लेकिन कश्मीर का तस्करा नहीं हुआ। आपको लगता है कि ये बात भी होनी चाहिए थी, कम अज़ कम हमारा और कश्मीरियों का तो ये दरीना मसला है? देखिए, इसकी दो वजूहात हैं बुनियादी तौर पे। पहली बात यह है SCO जो है वो आप जानते हैं वो एक ऐसा फोरम है जिसमें मुश्तरका मफादात के ऊपर बात की गई है, जबकि जो दो ममालिक के दरमियान मसला है, जिस तरह मकबूजा कश्मीर का मामला है, तो वो दो SCO मेंबरान के दरमियान का मामला है, जिसको मैं समझता हूं कि जब तक के तमाम जो मेंबरान हैं वो अग्री ना करें, उस वक्त तक आप तकरीर में तो बात कर सकते हैं, लेकिन उसके एलामिये में एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट में उसको शामिल नहीं कर सकते अगर हर पार्टी उससे अग्री ना करती हो। जहां तक मसले फ़लस्तीन का ताल्लुक है, तो मसले फ़लस्तीन से डायरेक्टली मशरूत कोई रियासत SCO में शामिल नहीं है, इसलिए आप तकरीर में अगर उसको कंडेम कर देते हैं या उसके हल के ऊपर जोर देते हैं तो उसकी कोई मुखालफत कोई और मेंबर रियासत करेगी नहीं। ये उसकी बुनियादी वजह है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे आप। और अच्छा, बात उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से भी की है कि हम जो है वो अफगानिस्तान का मसला, क्योंकि वहाँ से दहशतगर्दी जारी है पूरी दुनिया में और ख़ासतौर पे पाकिस्तान क्योंकि हमसाया भी है, और हमें ज़्यादा तकलीफ और अफसोस इस वजह से भी है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का मुकदमा लड़ा है। पाकिस्तान ने 4 मिलियन से ज़ायद अफगानियों को होस्ट किया है, उन्हें छत दी है, उन्हें अपना शहरी बनने, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं अफगानिस्तान जो है वो हमारे अंदर दहशतगर्दी की वजह बन जाता है, उसकी बुनियादी वजह बना हुआ इस्तेमाल होती है। अफगानिस्तान का मसला उठाया गया, गजा का मसला उठाया गया, लेकिन कश्मीर को उस तरह से हाईलाइट नहीं किया गया। बहरहाल कश्मीर की बिल के लिए भी आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी। ये भी खित्ते का मसला है, हो सकता था, लेकिन शायद वो मेरे ख्याल में एक तो SOPs को फॉलो किया गया, दूसरा ISIS का भी ख्याल रखा गया कि दीगर रुकन ममालिक को एतराज़ ना हो, और एक कोशिश ये भी थी कि पाकिस्तान क्योंकि एक होस्ट है और होस्ट के तौर पर डायरेक्टली ये भी हो सकता है कि भारत को बुरा ना लग जाए, क्योंकि भारत भी मौजूद था और हम भारतीयों को खुश करने के लिए कि हम मेज़बान हैं, तो शायद उनके लिए एक और चीज़ इशाल वो है कि हमारी मईशत पर इस इजलास के क्या असरात होंगे, इस पर तफसील से बात करते हैं। दीगर इश्यूज़ भी होंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आज ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही थी शंघाई ताउन तंजीम इजलास की, जिसे यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए, उसे सहारा देने के लिए बहुत ही साजगार कहा जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से सरमायाकारी भी हमारी लड़खड़ाती मईशत को सहारा दे सकती है, और SCO इजलास के अगर मुश्तरका एलामिया की बात की जाए तो सरबराह ने भी माशी तरजीहात और तिजारती ताउन के फ़रोग से मुतल्लिक इक़दामात पर अमल दरामद की बात की है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। आपकी राय क्या है, क्योंकि बुनियादी जो अहदाफ थे उसमें मेन चीज़ तो मईशत की बेहतरी थी तमाम ख़ित्ते की, इन तमाम रुकन ममालिक की। कितने इम्कानात रोशन दिखाई दे रहे हैं इस कामयाब इनेकाद के बाद, जिसका होस्ट पाकिस्तान था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आई थिंक एक तो हमें समझना है कि ये खित्ता जो है वो है क्या। देखिए, 40% दुनिया की पॉपुलेशन यहाँ रहती है। लैंड के अगर तनाजुल से देखें तो आई थिंक ये 60% है। अगर आप इस तनाजुल से देखें कि इसमें है क्या, एनर्जी रिच खित्ता है, कार कंट्रीज रशिया, ईरान, माइंस एंड मिनरल्स पाकिस्तान, अगेन कार कंट्रीज। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के हिसाब से देखें तो अगेन वेरी गुड। और अगर आप चाइना के तनाजुल से देखें तो वो तो अब हाई एंड जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से लेकर सेमी कंडक्टर्स और हाई एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ पे भी चले गए हैं। सो सीम्स प्रीटी गुड। सो इसमें पाकिस्तान के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचना, ITES
की प्रोडक्ट्स बेचना, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बेचना और अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करना। बट ये भी एक बात दुरुस्त है कि एससीओ तंजीम जो है वो उस तरह से जैसे आसियान है, जो ट्रेड का हुजम उनका है, उस से 1/6 पे हैं हम। So there is a lot of potential and also good to see कि पाकिस्तान और इंडिया की एक दोबारा एंगेजमेंट जो है वो शुरू हुई है। और हालांकि ये एक मल्टीलैटरल फोरम था, बट तब भी अच्छा है कि the two sides have met, at least they have spoken। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी होगी या क्या हमें पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी कि हम जो सरमायाकार हैं अब उनको मद्दू कर पाएँ, सरमायाकारों को हम इतना दे सकें साजगार माहौल के वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें? क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? तो देखिए ना, जो खत्ते के तनाजुल से हो रहा है उसमें तो ऑफ कोर्स एक सीपैक जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगे और उसका मैं मानता हूं कि 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान हुई है। पर ये भी याद रखिए कि ये इसने हमें इन डेट भी किया है। अभी भी आप चाइनीज से ये कह रहे हैं कि अपना डेट रीप्रोफाइल कर दीजिए, जिसका मतलब है कि डेट की जो टर्म्स हैं उनको मौखर कर दीजिए। इस तनाजुल में अगर आप देखेंगे तो अब आपको आगे जो है इन्वेस्टमेंट चाहिए उन एरियाज में जो एक्सपोर्ट क्रिएट करें। अब भी ऐसा ना हो जाए कि कहीं गुड्स एंड सर्विसेज पाकिस्तान में आकर बने और यहीं पर बिकना शुरू हो जाएं। और हम अभी भी एक अभी भी अगर आप ट्रेड का तनाजुल चाइना से देखें तो बहुत हाईली स्क्यूड है कि हम वहां से बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं और बहुत डॉक्टर साहब, अगर मैं थोड़ी सी आपकी राय जानना चाहूँ कि अपनी करेंसी में ट्रेड का होना इन तमाम रीजन में मौजूद ममालिक का ये कितना ज़रूरी है? हमने देखा कि माजी में भारत ने इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया और उसका उन्हें बहुत फ़ायदा भी हुआ। पाकिस्तान के लिए और दीगर ममालिक के लिए इस बात पे अमल दरामद को कम अज़ कम चले दुनिया के साथ न सही आपस में तो अपनी करेंसी में ट्रेड करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। देखिए, हमारा चाइना के साथ करेंसी स्वैप्स पे बात हो रही है। ये चीजें मैनेज की जा सकती हैं एज लॉन्ग एज यू हैव गुड प्रोड्यूस टू सेल टू द वर्ल्ड, राइट। आप इसका अंदाजा लगाइए कि आपके पास राइस थी पिछले साल और इंडिया मार्केट में नहीं था, तो आपने करीबन 4 अरब डॉलर की सिर्फ राइस ही एक्सपोर्ट कर छोड़ी। ये सब चीजें जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं वो मैनेज कर लेते हैं, पेमेंट्स और एवरीथिंग। बट अगर चाइना कुछ पाकिस्तान से लेना चाहता है या रशिया कुछ पाकिस्तान से लेना, तो करेंसी में भी ट्रेड किया जा सकता है। बट अभी तो खित्ते को डेवलप करना है एज अ रीजनल ट्रेड, तो तिजारत को बेहतर बनाना है। बिल्कुल ठीक है। आप जिस तरह से हम बात कर रहे होते हैं कि इंपोर्ट, हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। हमारा अपना मुल्क जो है वो हर चीज़ का ज़हीरा है, यहाँ पर हर चीज़ वाफर मिकदार में मौजूद है। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ हम देख लें, हमारा ज़राअत बहुत बड़ा शोबा है। हम इसके अलावा हमारी इंडस्ट्रियाँ इतनी बंद पड़ी हुई हैं जिनको हमें दोबारा से स्टार्ट करने की ज़रूरत है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या समझते हैं कहाँ कहाँ पर इस वक्त पोटेंशियल मौजूद है और हमें सरमायाकारी को उस तरफ लाना चाहिए, सरमायाकारों को, ताकि हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ सके? देखिए, रीजनली तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स जो हैं वो पाकिस्तान में एक बेस जरूर मौजूद है। और अगर आप इसको इसके बावजूद अगर आप देखें ना, तो अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें तो मेड इन जापान, मेड इन चाइना, हम लोग खुद से अगर बना सकते हैं, इतने खुद कफील हैं, तो हम बना क्यों नहीं पाते? हमारे यहाँ तो सारी मार्केट्स भरी हुई चाइना और जापान की चीज़ों से। इसलिए कि हमने अपनी जो इंडस्ट्री है उसको पनपने उस तरह नहीं दिया कि हम उसको दुनिया की मार्केट से एक्सपोज करें। एक तरीका जो दूसरा अब पाकिस्तान एम्प्लॉय कर सकता है इज द फॉलोइंग, कि आप कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चर करें। गाड़ियां जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में बने। ये समझाने की कोशिश की है कि वियतनाम का जो सैमसंग का फोन है उसके कोरिया का जो सैमसंग का फोन है उसके 72 अरब डॉलर के जो पार्ट्स हैं वो वियतनाम से जा रहे थे। इसको इस तरह समझिए कि पाकिस्तान जिस चीज में डेवलप कर गया है, एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, दूसरा आई थिंक पेट्रोलियम, केमिकल प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल है। इस एरिया में गुंजाइश है। तीसरा जो सबसे बड़ी गुंजाइश शॉर्टर टर्म में है, जैसे मतलब 3 साल में आप कर सकते हैं। आप अगर इसी तरह राइस, व्हीट, मेज, कॉटन, ये सारी प्रोड्यूस की पैदावारी सलाहियत को ठीक कर लें, जो कि की जा सकती है,
क्योंकि पाकिस्तान ये का तो एक बेसिक प्रोग्रेसिव फार्मर है, उसकी बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब, ये yield तो है। बेसिक जो चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ काश्त हो रही हैं, बहुत सारी वो चीज़ें जो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। और हमारा खित्ता तो क्योंकि मौसम इतने अच्छे यहाँ पर होते हैं, हर चीज़ हम यहाँ पर काश्त कर सकते हैं, हर चीज़ उगा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी तिजारत जो है वो सिर्फ गंदम तक रह गई है, महदूद होकर, चावलों तक महदूद होकर रह गई है। या कहीं पर हम कपास जो है वो उगा सकते हैं। हम तो तिजारत के अंदर बेसिकली बहुत पोटेंशियल रखते हैं, तो इसके ऊपर काम करने की कितनी ज़रूरत है आप समझते हैं? देखिए मतलब पाकिस्तान की, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और ये सब चीज़ें जो हैं ये करते रहना चाहिए, पर असल बात तो इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि इनोवेट कैसे कर रहे हैं और पैदावारी सलाहियत को कैसे बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, एग्रीकल्चर की हो या किसी भी इंसान की हो। दुनिया में तरक्की या प्रॉस्पेरिटी का तरीका सिर्फ ये दो ही है। अगर नई प्रोडक्ट्स बनेंगी तो आप आगे दुनिया को बेच पाएंगे, वैल्यू ऐड कर पाएंगे। अगर आपकी पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की जहाँ पे खड़ी है वो बहुत कमजोर है कंपेयर टू द वर्ल्ड, अगर आप अपनी उस सलाहियत को बेहतर कर लेंगे तो ऑब्वियसली वीट अगर ज्यादा उसी एरिया में उगेगी तो आपकी सस्ती वीट होगी, आप दुनिया में बेचने के काबिल होंगे। बट अपग्रेड करना इंडस्ट्री को रिक्वायर्स वेरी गुड HR का मतलब ये है कि जिस तरह हमने ये टेक्निकल अदारे बनाने की कोशिश की, अभी तो हमें रोकना है कि जो पाकिस्तान से HR बाहर जा रही है, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमेशा कहता हूं कि इसको रेमिटेंसेस की मद में ना देखिए, इसको पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन देखिए। बिल्कुल, जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो टैलेंट है, वो एक एक करके पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। उन्हें रोकना होगा, अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करना होगा और इसके लिए उनके लिए यहाँ पर मौके पैदा करने की जरूरत है। डॉक्टर खाखान हसन नजीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि जिस डायरेक्शन में हम अपना शुरू हो चुके हैं उसमें पेशरफ्त होगी और स्पीड को अब कम नहीं होने देना, और उसके लिए हमारा अंदरूनी आपस का इत्तेहाद, सबका एक पेज पे होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि साजगार माहौल पैदा हो, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो और ना सिर्फ अंदरूनी जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद बहाल हो, बल्कि पूरी दुनिया को लगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से उनका जो इन्वेस्टमेंट और जो हमारे यहाँ एक बड़ा ही आम रुझान है कि आपने क्वांटिटी क्वालिटी इस पर कंप्रोमाइज़ कर देना है, वो ना करें ताकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपनी बेहतर कर सकें, एटलीस्ट हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में तो आ सकें। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हो जाएगी कुछ क्रिकेट पे क्या हो रहा है मैच में, टेस्ट मैच जारी है पाकिस्तान इंग्लैंड का और दीगर इश्यूज पे जिस पे बात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आगाज़ में ही सबसे पहले साबिक कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ को हम 44वीं सालगिरह की मुबारकबाद देंगे। 17 अक्टूबर 1980 को ये सरगोदा में आंख खोलने वाले मोहम्मद हफीज़ ने पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट, 218 वनडे और 119 T20 मैचेस। कुछ 44 साल के हो गए और आप कह रही थी मुझसे छोटे हैं अभी तक। कमाल कर दिया आपने, मुझे तो डरा दिया था आपने। खैर नाज़रीन, बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारक हो प्रोफेसर को। अप्रैल 2003 को शारजाह में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना बैनुल-अक़वामी वनडे उन्होंने खेला था और उसी साल नेशनल स्टेडियम कराची में टेस्ट डेब्यू किया और 28 अगस्त 2006 को ब्रुसेल में इंग्लैंड के खिलाफ इंज़माम उल हक की क़यादत में पहला T20 मैच खेला था प्रोफेसर ने। और पाकिस्तान ने जब अपना पहला बैनुल-अक़वामी T20 खेला तो मोहम्मद हफीज़ उस टीम में भी शामिल थे। तो आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 44वां बर्थडे और हमारी तरफ से 44 साल के हो गए हैं। हमारी तरफ से भी उन्हें इस पैदाइश की मुबारकबाद, अपनी सालगिरह यूं ही मनाते रहे, यूं ही फलते फूलते रहे। जी हाँ, और नए आने वाले बच्चों को गाइड करते रहें, उनको गुर सिखाते रहें क्रिकेट खेलने की। बहुत जरूरी है ये गुर सिखाना, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अब जरा आ जाते हैं अपने अभी की टीम के ऊपर आ जाना हालात की तरफ। आपके इल्म में है कि दूसरा टेस्ट हो चुका है, आज क्या होने जा रहा है, कल क्या हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अशरफ साहब, नुमाइंदा एक न्यूज़, और कवर करते हैं, गहरी नज़र रखते हैं खेल के ऊपर। तो चौधरी साहब, क्या राय है, स्पिनर्स का जादू चला है ये जो 2.5 ओवर में 14 रन दे के उनके 4 खिलाड़ी हमने चलते किए, क्योंकि जो चाय का वक्फा है उससे पहले तो लग रहा था कि हालात निकल गए हमारे हाथ से। जुनैद, अब हर सेशन जो इस टेस्ट में आएगा वो मुख्तलिफ आएगा, क्योंकि हमने
3 टेस्ट मैचों में जो विकेट बनाई थी वो फास्ट बॉलर सीमर्स को मदद करने के लिए बनाई थी। लेकिन इस मरतबा जब सिलेक्शन कमेटी तब्दील हुई तो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी ने फ्लैट विकेट बनाने के लिए क्योंकि हमने माजी में जितनी भी क्रिकेट यहाँ पर जीती है वो स्पिन ट्रैक पर जीती है, क्योंकि ये एलिमेंट मिसिंग था और उसको ऐड कर दिया गया तो अब बेहतरीन नजर आना शुरू हो गई, आप ये कह रहे हैं? देखिए जी, जब भी आप अपनी एशिया सरफेस पर खेलते हैं ना तो आपने गोरी टीमों को कंट्रोल करने के लिए या उनको काबू करने के लिए आपके पास जो बेहतरीन हथियार है वो एशिया में वो स्पिन बॉलिंग है। तो लिहाजा और गोरे वैसे भी अभी तक का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो परेशान ही रहते हैं, स्पिन को उनको समझ आने में जितनी ज़्यादा टाइम लगता है इतनी देर में मैच हाथ से निकल चुका है। तो ये बात तो पहले से भी पता होनी चाहिए थी ना हमें। हम पहली बार इंग्लैंड टीम के साथ थोड़ी खेल रहे हैं कि आप पहली दफा जब मैदान में उतरे तो आप एक स्पिनर के साथ उतरे, फिर आपको होश आया कि नहीं ये एक स्पिनर का काम नहीं था, फिर आपने 2 और ऐड कर दिए। तो ये तो पहले दिन आपको पता होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी जब ये सिलेक्ट कर रही होती है प्लेयर्स को तो उस वक्त नहीं पता होता उन्हें? नहीं, सब कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है, क्योंकि यहाँ पर तजर्बात हो रहे हैं। ये तजर्बात ने पाकिस्तान क्रिकेट को जो टॉप पे थी आज बॉटम पे लाके खड़ा कर दिया है, और जब तक ये मजीद तजर्बात होते रहेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। अब देखें, आपने सिलेक्शन कमेटी में एक सीनियर यानी आकब जो 92 वर्ल्ड कप वाले प्लेयर्स को शामिल किया तो उसको पता था, वो क्योंकि ग्रास रूट लेवल से वो आया हुआ है, उसको पता है कि किस तरह हरीफ टीमों को काउंटर करना है और उसको किस तरह काबू करना है। तो लिहाजा उन्होंने जब आए उन्होंने स्पिनर्स को ऐड किया, एक फास्ट बॉलर्स के साथ, वो भी मीडियम फास्ट बॉलर के साथ आप इस टेस्ट मैच में उतरे हैं। और इससे पिछले तीनों टेस्ट मैच में जो कुछ आपने गलतियां की उसका खमियाजा यहाँ पे आप उसका कर सकते हैं, उसकी यानी कि बेहतरी की तरफ मुमकिन है। अच्छा, एक चीज आप जरा अपनी बैटिंग पे भी आ जाते हैं। कामरान गुलाम ने डेब्यू में ही सेंचुरी जड़ दी है, यकीनी तौर पे उन्होंने अपनी सिलेक्शन को मनवा दिया है कि उनको मिस करके सिलेक्शन बोर्ड ने गलती की थी, और उसके बाद फिर क्रेडिट हम देंगे टेल एंडर्स को भी, क्योंकि एक टाइम पे हमें लगा कि बिल्कुल ही रन तो बन ही नहीं रहे। जुनेद, एक तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे कुछ क्रिकेट के इरा रहे हैं जिसमें खिलाड़ियों जब आते थे, पिछले कई खिलाड़ी उनके वजह से वो ज़ाया हो जाते थे, वो कौमी टीम तक जगह नहीं बना पाते थे। अभी जिस तरह पीछे हम कहते थे बाबर आजम एंड कंपनी कि उनकी वजह से बहुत सारे मिडिल ऑर्डर में प्लेयर, ओपनिंग में प्लेयर्स हमने ज़ाया कर रहे हैं। अब क्योंकि कामरान गुलाम को हम आज के नहीं पेशावर से तल्लक रखने वाले ये खिलाड़ी हैं, तो इनको हमने जब देखा था आज से 5-7 साल पहले तो ये उस वक्त भी बेहतरीन थे और डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर थे। हम जब बात तो जब हम बात करते थे उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी से, उस वक्त के पीसीबी के मैनेजमेंट से, तो वो कहते थे कि हम किसकी जगह पे शामिल करें जो प्लेयर टीम में है वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए, हम जब तक शफलिंग नहीं करेंगे, हम प्लेयर को बारी बारी मौका नहीं देंगे, फिर हमें जो ग्रास रूट पर हमारा टैलेंट है वो सामने नहीं आ सकेगा। अब कामरान गुलाम पर मैं आपको एक और कामरान गुलाम पर बहुत भारी जिम्मेदारी है। कामरान गुलाम ने डेब्यू के पहली इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की है और आपके आबद अली डेब्यू की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मेकर हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। तो अब कामरान गुलाम जो दूसरी इनिंग्स है जो मुल्तान में सबसे मुश्किल इनिंग्स होगी, क्योंकि तीसरी इनिंग्स है और आपकी जब बारी आनी है तकरीबन चौथे रोज के खेल में आनी है। तो ऐसे में आप अगर पाकिस्तान को एक बड़ा टोटल दे देते हैं तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता है। अच्छा, आपने सर्जरी की, आप भी बड़ी ख्वाहिश रखते थे कि टीम के अंदर जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे उनको हटाना चाहिए, उनकी जगह दूसरे खिलाड़ियों को देनी चाहिए। तो नए खिलाड़ियों को दी गई जगह, समझते हैं सर्जरी ठीक हुई है, जिन प्लेयर्स को मौका दिया गया है वो परफॉर्म कर पाएंगे? विशाल, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि जब बांग्लादेश टीम यहाँ पर पाकिस्तान में आई या हमने जून में T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में खेला तो उसके फौरी बाद ये सर्जरी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी टीम में ग्रुप बंदी है। जब उस ग्रुप बंदी को उसी वक्त तोड़ सकते हैं कि जब आप बड़ा नाम ना देखें, आप पाकिस्तान देखें। तो बड़ा नाम प्लेयर्स का आपने देखा, उसको निकाला, उसकी जगह पर जिस प्लेयर को उसने अपने साबित कर दिया। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी, बैटिंग बेहतर की, आपने उन्हें टीम से भी साइड पे कर दिया। तो क्या समझते हैं कि वो जो बैटिंग दुरुस्त करें शायद उनकी फॉर्म बेहतर हो जाती, वो बेहतर परफॉर्म कर पाते, या फिर ठीक है जो हुआ? देखिए जी, अभी तक उनको अगर मुल्तान टेस्ट से आपने वापस घर भेजा है तो घर आके यहाँ पर वनडे टूर्नामेंट भी हुआ, वो किसी टीम में जाके वहाँ पे नहीं खेले, डोमेस्टिक के किसी क्लब में भी उन्होंने जाके नहीं कहा कि मैं वहाँ पे जाके खेल लूँ।
या उन्होंने कोई ऐसा प्लान नहीं बताया। मैं आपको खबर दे देता हूँ कि वो अब यूरोप की सैर करने के लिए जा रहे हैं। देखिए आपको ड्रॉप किया था कि आप वापस जाएं, अपनी बैटिंग पे। उनका फोकस लग रहा है कि अब वो किसी और चीज उनकी लाइफ वो बेहतर समझते हैं, उनके लिए क्या बेहतर है। आपको क्या लग रहा है कि कप्तानी के हिसाब से शान मसूद के बजाय तनकीद हो रही है कि बेन स्टोक्स की कप्तानी बेहतर थी, चीजें बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे थे। हमारे कप्तान जो लग रहा था कि उनकी खिलाड़ी भी सुनने को तैयार नहीं है, सब अपनी अपनी मर्जी चला रहे थे। कप्तानी के लिए ग्रिप मजबूत करने के लिए शान मसूद के लिए कोई मशवरा? शान मसूद जिस तरह कूल माइंडेड है, अगर इसी तरह वो प्लेयर्स के साथ चलता रहा, लेकिन कुछ सुनना भी तो चाहिए ना, उनकी कप्तान को भी तो अपनी होल्ड दिखाना चाहिए। देखिए जुनैद प्लेसमेंट के लिए बाकी चीजें कप्तान उस वक्त होल्ड दिखा सकता है जब कप्तान खुद परफॉर्म करे, खुद वो रन्स करे। तो फिर कप्तान का एक ही जवाब है, एक ही है कि वो खुद फ्रंट फुट पर रन्स करे, क्योंकि वो बैट्समैन है तो उसे रन्स करने, उसे तो विकेट लेने नहीं है, तो वो रन्स बड़े से बड़े रन्स करे। ये नहीं एक इनिंग्स में किया, अगली 2 इनिंग्स में वो फेल। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। चांसेस हैं पाकिस्तान अपनी गिर सकता है, मैच को बॉलर से अपना जादू चला दिया है। अब देखना है कि अगली बारी पाकिस्तान कितने स्कोर करता है और किस तरह से इस मैच को अपने नाम करता है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे हमारे पाकिस्तान की 1.5 करोड़ से भी ज्यादा आबादी जो है वो नशे की लत में इस वक्त इस वक्त धंस चुकी है, तो किस तरह से उन्हें निकाला जा सकता है, छुटकारा हासिल किया जा सकता है। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। और अब जिक्र उस महान हस्ती का जिसकी आवाज़ सुनते ही कानों में सुइयां चुभने लगती हैं। ओहो, माज़रत के साथ पहले ज़रा गाना सुन लीजिए, फिर ज़रा इस पर रोशनी डालते हैं। हुआ क्या? तौबा तौबा, बेसाख्ता कानों को हाथ लगाने को दिल चाहता है। तौबा तौबा। तो ये सिर्फ हमारी तौबा नहीं करवाई इन्होंने, जिस सिंगर ने ये गाना असल में गाया था उसकी भी तौबा करवा दी, उनकी भी तौबा हो चुकी है। जरा असली गाना भी सुनिए जिसको कॉपी किया गया, फिर उस पर बात करते हैं। हाथ जोड़ लिया, उन्होंने कहा है मुझे माफ कर दें, आप जिसके मर्जी अंकल बस करें, छोड़ दें, बस कर दें। तो मेरे ख्याल में चाहत फतेह अली खान तो बस करने वाले नहीं है, क्योंकि उनके जो फैंस हैं जिसकी वो कहते हैं कि जी करोड़ों में है और हर फन मौला अपने आप को मनवाने पे तुले हुए। फैन तो मेरे साथ बैठे हुए जुनैद, और बल्कि मैंने तो इशार को ये भी कहा कि आपने बेहतरीन मौका मिस कर दिया जब वो एक न्यूज़ के ऑफिस में आए थे, अभी पाकिस्तान जिस वक्त मौजूद थे, तो आपने उनसे मुलाकात करके बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। अच्छा, मुझे ये लगता है जब वो आएंगे तो आपने उस मौके को मिस नहीं करना। नहीं, मैं अपने गुनाह माफ करवाने के लिए जरूर मुलाकात। करण नजोला ने स्टोरी पे लगाया है और साथ में हाथ जोड़े हैं, उन्होंने कहा कि जी अंकल प्लीज ना करें ऐसा उनके गाने के साथ। और ये सुपर डुपर हिट गाना है, इसके ऊपर बड़े मीम्स बन रहे हैं, बड़े टिकटॉकर्स ने उसके ऊपर। लेकिन अब देखिए ना कि असल ये गाना जो है इसको पॉपुलैरिटी मिली है चाहत फतेह अली खान के गाने के बाद। मेरे ख्याल में जिस बुलंदियों में पहुंच जाएगा उसके बाद इसको वैसे इस गाने को डिलीट कर देना चाहिए। ये हम लोग तो बेस्ट विशेस ही देना चाहेंगे चाहत फतेह अली खान साहब को, इसी तरह से बेड़ा गर्क करते रहिए आप गानों का और सुर ताल का। और देखते हैं कि अगली बारी किसकी आती है। आगे बढ़ते हैं और नाज़रीन कुछ बात हो जाए उस मामले की जिसका शिकार खास तौर पे हमारे टीन एजर्स हो चुके हैं। 1.5 करोड़ जिस तरह से आप भी बता रही थी कि 1.5 करोड़ पाकिस्तानी नौजवान मनशियात की लत में मुब्तला हो चुके हैं। और जो परेशान कुन बात इशाल वो ये है कि अब पहले तो था कि उम्मी तौर पे लड़के बच्चे इसका शिकार होते थे, अब हमारे कॉलेजेस के अंदर स्कूल्स के अंदर बच्चियां भी एक बड़ी तादाद में इसका शिकार हो रही हैं। और हैरान कुन तौर पे बात सवाल ये है कि उन तक ये नशा पहुंचता कैसे है। तो पहले ये तालीमी इदारों में नहीं हो रहा था, लेकिन अब तालीमी इदारे भी इसके शिकंजे में आ चुके हैं। को यकीनी बनाना ये एक लम्हा फिक्रिया है और इसके लिए इंतजामिया जो कि कोशिश कर रही है, हुकूमतें कोशिश करती हैं, एंटी नारकोटिक्स का इदारा भी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे तालीमी इदारों के ऊपर सजाएं भी बड़ी सख्त हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों को सही और गलत बताएं, वो इसके नुकसानात बताएं। और सजाओं की आप बात कर रही हैं, सजाएं फिर अगर गल्फ कंट्रीज में हम देखते हैं तो वहां पे तो गर्दन उड़ा देते हैं। अगर इस तरह की सजाएं मेरे ख्याल में होनी चाहिए तभी इसका खात्मा। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, अगर आपने मनशियात फरोशों को पकड़ भी लिया तो आप उनको पैसे के लेन देन के बाद आप कुछ दिन बाद बाहर होते हैं, छोड़ देंगे। डॉक्टर सैयद सदाकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नफ्सियात हैं। पहले जानते हैं कि मुब्तला होने के मुहरकात क्या हो सकते हैं। वेलकम कहेंगे आपको डॉक्टर साहब। पाकिस्तान मॉर्निंग में नशे की अवेलेबिलिटी, उसका तालीमी इदारों तक पहुंचना तो एक अलग बहस है, लेकिन नशे का आदी कोई नौजवान कैसे हो जाता है और उससे किस तरह से रोका जाए?
बुनियादी अगर आप एक वजह जानना चाहते हैं तो दुनिया भर में इंसानों को ताल्लुकात में खराबी का सामना है, खुसूसन फैमिली मेंबर से ताल्लुकात की खराबी। इंसान एक दूसरे से ताल्लुकात को स्मूथ रखने में बहुत बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं, ख़ास तौर पर 21वीं सदी में। और उनका राब्ता एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हो गया है। अब वो जब चाहें एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं, लेकिन राब्ता करने के जो क़वाइदो ज़वाबित हैं या आदाब हैं, वो उनको नहीं आते। तो जब भी वो एक दूसरे से राब्ता करते हैं, तो उनके दरमियान टकराव की एक फ़ज़ा होती है, माँ-बाप और औलाद के दरमियान, टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान, या जो लोग भी एक दूसरे से कोई रिश्ता नाता रखते हैं, उनके दरमियान राब्ते के बाद तसादम हो जाता है तो डॉक्टर और साहब, उससे ये मूड खराब कम्युनिकेशन होता है। गैप आपको डायरेक्ट नशियात की लत में मुब्तला कर देता है, किस तरह से? मतलब आपका या फिर बुरी कंपनी भी कम्युनिकेशन ना होना। मैं कम्युनिकेशन गैप की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि एक दूसरे को जज्बात के जो एक दूसरे के जज्बात है उनको मजरूह करने की बात, अल्फाज का चुनाव गलत होना, बॉडी लैंग्वेज गलत होना, फेशियल एक्सप्रेशन गलत होना, जिससे कि मूड खराब होता है। और जहां मूड खराब होगा, मूड ठीक करने वाले जो अनासर हैं, जो मनशियात हैं, उनका किरदार सामने आ जाएगा, अच्छा जो कि डॉक्टर साहब, पल ये भर ये में दो दो मूड को बड़ी ठीक कर वजूहात सकते हैं, हैं। आप इस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। एक तो आपने बताया कि दिल बर्दाश्ता होके या फिर सेलिब्रेशन के मूड में जब इंसान होता है, अपने दोस्तों के साथ होता है और उस सोहबत से मुतासिर होते हुए या उससे असरअंदाज होते हुए इसका शिकार हो जाता है, ज़्यादा बड़ी वजह क्या है इन दोनों में से? देखिए, एक तो बुनियादी वजह है कि इंसान सोबत के असर से नहीं बच सकता, वो जीन्स के असर से बच सकता है, अपनी जीन्स को बीट कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान दुनिया में सोबत के असर से बच के नहीं जा सकता। लिहाजा अगर हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जो नशा इंट्रोड्यूस कराते हैं और पहले से फजा तैयार है, हमारा मूड खराब है अपने ताल्लुकात के नाते से या रोजमर्रा जिंदगी के हवाले से, हमें अदम इत्मीनान है, हम गुस्से का शिकार हैं, या हमें शेम का जो एलिमेंट है, क्योंकि वालदैन या जितने भी सुपीरियर्स होते हैं अदारों में, जो सरबराह होते हैं, वो अपने मातहतों को कोई ना कोई पैगाम देते रहते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ। और ये पैगाम जो है हर पिछली नस्ल अगली नस्ल को भी देती है ट्रांसफर कि करती जाती हमारे है। जैसे नहीं हो हमारे जैसे नहीं हो तुम। अच्छा, और ये स्नब मूड करना की किसी को इस तरह से झिड़क देना, उसको डिग्रेड करना, आप समझते हैं कि वो बंदा डिसहार्ट होकर, डिसअपॉइंट होकर, या क्या उसे कहेंगे कि दिल बर्दाश्ता होकर वो नशे की लत में आ जाता है, नशा शुरू कर देता है। लेकिन प्रोवाइडर्स जो हैं हमारे यहाँ, वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनके ऊपर उनको कौन ये सिखाता है कि आपने नशा जो है वो बेचना है या ये एक अच्छा कारोबार है? वो भी तो एक माइंड सेट है ना, कि पता है कि ये माशरे के लिए ठीक नहीं है, कल को उनके अपने बच्चे इस लत में मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरों के बच्चों को इस लत में मुब्तला कर रहे हैं, बेच रहे हैं। देखिए, बुनियादी बात यह है कि अगर किसी के दांत में दर्द है तो उसकी सारी तवज्जो अपने दांत के दर्द पे होगी, और माशरे में कोई डेंटल सर्जन भी होगा जो उनके दांत के दर्द का इलाज करेगा। तो इसी तरह अगर किसी का मूड खराब रहता है तो उसकी सारी तवज्जो अपने खराब मूड पे रहती है। जब किसी को ये पैगाम एक खुफिया मिलता रहता है कि तुम अंदर से कुछ नकम्मे आदमी हो, घटिया आदमी हो, और ये पैगाम हमेशा इस दुनिया में आने वाले हर बंदे को जल्द या बदेर मिलना शुरू हो जाता है, घर से, बाहर से, स्कूल से, मस्जिद से, कि तुम कोई इतने अच्छे आदमी नहीं हो। और वो इस दुखन के साथ जिंदगी गुजार रहा होता है, कोई बदबख्त उसको फिर नशे का तारुफ करवाता है, जिससे कि तमाम फीलिंग्स पल भर में ठीक हो जाती हैं और इंसान के 14 तबक रोशन हो जाते हैं और वो हवा के घोड़े पे सवार हो डॉक्टर साहब, जाता है। यहाँ पर तो तो बड़े ये कामयाब माइंड लोगों को भी बॉगलिंग। हमने देखा देखिए, है। मुझे प्लीज बात करने दीजिए। आपने मुझे बुलाया है अपने चैनल पे बात करने के जी जी, लिए। कीजिए आप कीजिए। अपनी राय अपने तौर पर दे सकती हैं जब चाहें, सारा दिन चैनल आपके हाथ में नहीं नहीं, होता है, आप तो आप दीजिए बात राय। नहीं, करके हमने तो आपसे सवाल करने हैं, राय तो हमने आपकी लेनी है। मैं सवाल कीजिए ना। आप सवाल के साथ साथ अपनी राय भी दे रही हैं। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको टोका है। बात सिर्फ सिंपली है कि जब आप किसी गेस्ट को बुलाते हैं, आप उससे सवाल करते हैं जी और जरूर वो डॉक्टर अपने साहब, फरमाइए। तजर्बे से आपके सवाल का जवाब देता है।
तो अगर आपको खुद सब कुछ पता है, आपका चैनल है, बता लीजिए लोगों को। नहीं, अब आप जवाब दीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बताइए बताइए, पूछिए। जी जी, वही जो बात आप मुकम्मल कर रहे थे अपनी। मैं अपनी बात ये मुकम्मल कर रहा था कि सबसे पहले तो एक माइंड है जो तकलीफ में है, अपने ज़िंदगी में मुतमिन नहीं है, उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है जो पिछली सदी में नहीं था। 21वीं सदी में लोग जो है बहुत ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। उनका एसी के बगैर गुजारा नहीं, उनको बिजली चाहिए, उनको कीमती स्मार्टफ़ोन चाहिए और उनको फ्यूचर की फ़िक्रों से आज़ादी चाहिए। उनको महँगाई का सामना है, उनको अनलिमिटेड पैसा चाहिए, तो ये फ़िक्रें हर वक़्त जो है ना वो मूड ख़राब रखती हैं। और फिर कोई ना कोई बुरा आदमी जो कि इर्द-गिर्द होता है और दोस्त के रूप में होता है और वो उनको सिगरेट या इस तरह का कोई नशा इंट्रोड्यूस कराता है, फिर चरस के बारे में बताता है कि ये तो सब पीते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है, और फिर वो शराब के बारे में जानकारी हासिल करता है कि सारा दिन काम करने के बाद शाम को शराब पिए तो सब ठीक हो डॉक्टर साहब ये तो जाता आप है। बात कर रहे हैं जो कि लेकिन हालात के मारे हुए हैं, जो खुशी से ये काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारे मौशी तौर पे लोग बहुत मुस्तहकम हैं, इसके बावजूद वो ये काम कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी भी नहीं है। देखिए, खुशी से कोई नहीं करता शुरू, बाद में उनको पता चलता है कि इससे खुशी भी मिलती है। बुनियादी तौर पर जैसे किसी डॉक्टर के हाथों भी लोग एडिक्ट हो जाते हैं, किसी को किडनी में पत्थरी है और डॉक्टर उसको नारकोटिक्स का टीका लगाता है, जिससे दर्द ठीक हो जाता है और उसके बाद एक बेपनाह खुशी मिलती है और आसमान पे उड़ता है बंदा, तो उसके बाद वो अब ये पाबंद नहीं है कि वो गुर्दे की पत्थरी के लिए ही टीका लगाएगा। गुर्दे में से पत्थरी निकल भी जाए तो वो टीका लगाता रहेगा और वो खुशी हासिल करेगा। ये खुशी का प्रोग्राम बाद में बनता है। जो आगाज़ होता है किसी की ज़िंदगी में नशे का, वो खराब मूड, बेचैनी, डिप्रेशन, खुशनुदगी और इन चीज़ों ठीक की है, वजह से होता है। एक इंटरनल पेन होती है जिसे हम शेम कहते हैं, उससे आगाज़ होता है। ठीक है, लेकिन ठीक है। रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो तकलीफ़ भी दूर हो जाती है और साथ इंसान बेपनाह जो खुशी महसूस करता है, तो वो यहाँ से सीखता है कि ये खुशी का एक हल भी है कि ठीक। जब बिल्कुल चाहो ठीक है। बटन दबाओ और खुश हो जाओ। बिल्कुल, ये मूड को ठीक करने का एक तरीका है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद सदाकत अली हमारे साथ मौजूद थे, माहिर नफ्सियात मैं हैं, जिस तरह माजरत से चाहता बता हूँ, रहे मैंने थे आपको कि टोका। जी ये मूड को बेहतर करने का तरीका है। मैं ये समझती हूँ या हमने जो अपने इर्द गिर्द देखा कि बहुत लविश ज़िंदगी गुजारने वाले लोग भी कहीं ना कहीं इसको अपना प्लायर समझ लेते हैं, इसमें मुब्तला हो जाते हैं। जो मुश्किलात का शिकार है वो तो अपने घर की दाल रोटी नहीं चला पा रहे हैं, तो वो क्या ही नशे की लत में पड़ेंगे। और ये हमारे बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जिनमें आम नॉर्मल बच्चे तो पढ़ते भी नहीं है। बुनियादी तौर पे पेरेंट्स की भी है, असातिज़ा की भी है। बच्चों पे नज़र रखें, उन्हें अपना दोस्त बनाइए, और अगर वो तन्हाई का शिकार होंगे, गलत सोहबत का शिकार होंगे, तो सबसे पहले उनके ऊपर ये मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं और इसका शिकार हो सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल जी, फिर हाजिर होते हैं, दीगर इश्यूज़ पे बात करते हैं। सेविदास। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाजरीन, माहौल को साफ़ सुथरा रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है, और इसका बीड़ा उठाया है नादिया कुरैशी ने, जो कि कारामद अशिया बनाती हैं जो कचरे से, और ये वो फ़ंड रखती हैं कि जो जो इस्तेमाल शुदा अशिया हैं उनको किस तरीके से दोबारा से इस्तेमाल में लाया जा सकता है, उससे कारामद चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और वैसे तो मेरे ख्याल में हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए, हर बच्चे को ये तालीम तरबियत देनी चाहिए कि बेटा माहौल को ख़राब नहीं करना, बल्कि जो चीज़ें माहौल को ख़राब करें तो किस तरीके से आपने यूटिलाइज करते हुए मुख्तलिफ जो है वो उससे चीज़ें आप बना सकते हैं। हम अपने नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं वो सारे फन पारे जो कि कचरे से या नाकारा चीज़ों से उन्होंने चुन चुन के इकट्ठे किए, और अब तो बल्कि ख़वातीन को तरबियत भी दे रही हैं। तो ये सफ़र कैसा रहा? नादिया कुरैशी हमारे साथ मौजूद भी हैं, आपको वेलकम कहेंगे। नादिया, सबसे पहले तो आपकी इस काविश पर आपको मुबारकबाद देते हैं। काम का आगाज़ कैसे हुआ? क्योंकि ये एक बड़ा अहम मसला है, जगह जगह हम जहाँ भी देखते हैं अपने आसपास, हमारे शहरों में, हमारे मोहल्लों में, हमें कूड़ा और कचरा ही नज़र आता है। तो आपने ना सिर्फ उससे अवेयरनेस फैलाई है, बल्कि उसको कारामद बनाने का भी बीड़ा उठाया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे जो है इनविटेशन दी है।
जैसे कि आपको पता है, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि ख़वातीन 1947 से लेकर अभी तक हर शोबे में शाना बशाना मर्दों के साथ काम कर रही हैं, लेकिन एक ये जगह जो क्लाइमेट चेंज पे जो है वहाँ पे थोड़ा सा हमने अपनी नेगलेक्ट की है, जिसकी वजह से ये नज़रअंदाज हो रहा है। तो मैंने ये तरीका यहाँ क्लाइमेट चेंज का बेड़ा बताया कि जी आज से ही हम अपने माहौल को साफ सुथरा करने की कोशिश करेंगे और इसको ग्रास रूट लेवल पे स्टार्ट किया, ताकि हम घर से ही ख़वातीन वो जो पढ़ी लिखी नहीं है या उनमें थोड़ा सा शऊर की कमी है, एजुकेशन की कमी है या अवेयरनेस वगैरह की कमी है, अगर हम घर से ही ख़वातीनों को निकालते हैं और उनको समझाते हैं, तो एक खातून अगर हम उसको ट्रेन करते हैं, अवेयरनेस देते हैं, शऊर देते हैं, तो वो पूरे ख़ानदान को वो शऊर फैला दे सकती है। नादिया, क्या कुछ बनाया जा सकता है कूड़े से? चुनती कैसे हैं? और अब तो हमने सुना है कि ख़वातीन खुद आके आपके पास वो सारी चीज़ें पहुंचा देती हैं जो पहले आपको जाना पड़ता था चुनने के लिए। जी, आपको पता है जैसे हमारे माशरे में पहले तो हमारे यहाँ बात नहीं सुनी जाती थी, कि बात अगर सुनी जाती तो वो नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं। जैसे हमने ख़वातीन को अवेयरनेस देना शुरू कर दिया, तो उनको हमने इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्टेज के बारे में बताया कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और इनको डेवलप कंट्री में तो आप रिसाइकल कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी मदद आपके तहत जो है इसको रिसाइकल कर सकते हैं। जितने भी अनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्टेज है, जहाँ आपका प्लास्टिक है, पेपर है, ग्लास है और उसके साथ मेटल की चीज़ें हैं या वुड की चीजें और कपड़ा वगैरह जो रिसाइकल हो सकता है, हम उसको फेंक देते हैं, जो कि जहरीले गैसेस पैदा करती हैं और माहौल को आलूदा कर रही है, जिससे डिफरेंट बीमारियां बनती हैं। हम उन्हीं चीजों को उठा के जो है रिसाइकल कर डिफरेंट फनपारे बना रहे हैं और उसके साथ ख़वातीन को। तो नादिया, कोई इसके लिए आपने कोई प्लांट लगाया हुआ है या ये सारी चीजें हैंडमेड हैं, आप हाथों से इन चीजों को बनाती हैं? जी, हम जो है ये सारी चीज़ें जो हाथों से बनाते हैं, क्योंकि स्किल्स को इन्हेंस कर रहे हैं और जो आपको पता है आजकल स्किल्स का ज़माना है, तो हाथों से ही वो अपने टैलेंट को शो कर रही हैं। हम उनको बता रहे हैं कि हम इसको कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। नादिया, ये जिस वक्त आपने काम शुरू किया होगा, यकीनी तौर पे सबके लिए एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता कि कूड़ा चुनना है, कूड़े में से कुछ कारामद निकालना है आपने। रिस्पॉन्स कैसा था लोगों का, आपके अपने घर वालों का? अच्छा, पहले जो हमारे क्योंकि हम पश्तून कल्चर से बिलोंग करते हैं, मैं खुद ही पेशावर की, लेकिन यहाँ पे जो है इन फीमेल जो है पश्तून भी हो, पठान लोग हो, और इस चीज़ों को आगे लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और फिर फीमेल के लिए हर शोबे में होते रहते हैं। जब मैंने ये स्टार्ट किया तो बात है, मुझे भी बहुत सी फेलियर्स का सामना करना पड़ा कि जी तो स्टार्ट में ही फेल हो जाएगा ये चीज, लेकिन उसके साथ साथ जब देखते गए कि जी नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारी, लोगों ने सपोर्ट किया, फैमिली वालों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, तो हम इस चीज को आगे लेते गए। अब फीमेल्स इतनी हो गई हैं कि जिनमें अवेयरनेस आ गई, वो खुद भी चीजें रिसाइकल अपसाइकल कर रही हैं, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो नादिया, जिस तरह से आप बता रही हैं कि अब खवातीन खुद से इतनी खुद कफील हो गई कि वो खुद बनाना जान गई हैं, उन्हें आपने सिखा दिया है, क्या एग्जीबिशंस वगैरह रखवाती हैं इनकी? सेल आउट के लिए क्या प्लेटफॉर्म रखा हुआ है कि किस तरह से ये चीज़ें सेल की जा सकती हैं? इसमें हम देख रहे हैं बड़े खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस बने हुए हैं, बहुत ही नायाब किस्म के, बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के आपने बनाए हुए फनपारे। तो क्या किस तरीके से इनको सेल आउट किया जाता है? जब हमने पहले बैच को ट्रेन किया, उसके उनको तरीका सिखाया, तो हमने एग्जीबिशन जो है की और इस एग्जीबिशन इतनी सक्सेसफुल गई है, वहाँ पे बहुत से लोगों ने इनको सेल किया और बहुत से लोग जो है जिन्होंने बाय किया, वो उनकी पहली इनकम थी, फाइनेंशियल वो इंडिपेंडेंट फील कर रही थी और अब बढ़ चढ़ के इन चीज़ों पे मेरे साथ हाथ भी बटा रही है और हिस्सा भी ले रही है कि जी एक तो हम अपने माहौल को साफ करें, बींगा पाकिस्तानी अपना रोल अदा करें, दूसरे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो रही, माशियत में भी थोड़ा अपना मल्टीटास्किंग काम है, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। नादिया, आपका मशवरा क्या है हुकूमती सतह पे इसे बड़े लेवल पे करने के लिए? क्या मुआवनत हो सकती है ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को जोड़ा जा सके, रिसाइकलिंग का अमल मज़ीद तेज़ हो सके और उससे मुस्तफ़ीद भी हो सकें ये ख़वातीन बच्चियाँ? जी, यहाँ पे सिर्फ मुझे जरा जो इशू आ रहा है वो प्लेस एक फॉर्म का जगह, एक प्रॉपर जगह हो कि जहाँ पे फीमेल्स आसानी से बत्तियां आ सके, क्योंकि यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो अपने घरों में ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कह रही हैं कि एक इंस्टीट्यूट की हैसियत इसे मिलनी चाहिए, एक ऐसा इदारा भी बन जाए जहाँ पे जगह भी हो और वहाँ पे आप ट्रेनिंग भी दे सकें बच्चियों को। जी बिल्कुल, मैं इसी बात से एग्री कर रही हूँ कि थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, इस चीज़ को जो है आगे हमें लेके जाए, क्योंकि हमें इनकी सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जितना कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी सपोर्ट मिल जाए तो इस चीज़ को हम प्रॉपर फ्यूचर में भी जो है आगे लेके जा सकते हैं, बहुत से लोगों को
चले जी इंशाल्लाह। नादिया, क्या समझती हैं कि इससे माहौल कितना साफ हो रहा है? आप अपने गिरदोनवा में जब कचरा जो गैर ज़रूरी अशिया फेंकी जाती हैं, जब उनको उठा लेते हैं, उनको दोबारा से रिसाइकिल करके ताफुन होता है उससे, तो कितना समझती हैं आपने इर्द गिर्द माहौल को साफ करने में अपना कितना किरदार अदा किया है? अभी आप अगर देखिए हमारे इर्द गिर्द, अगर जहाँ पे हम जिस एरिया पे हमने अभी वहाँ पे जो है 30 to 40% एरिया जो है वो साफ हो गया है। जबरदस्त। तो कौन कौन सी ऐसी अशिया हैं जिनसे आप जो है वो फनपारे बनाती हैं, जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है? पॉलीथीन बैग्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ग्लास बॉटल्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप यूटिलाइज करती हैं इसमें? पेपर को, प्लास्टिक को स्पेशली ज्यादा करें, प्लास्टिक को करें, हम पेपर को करें, हम वुड को करें, हम मेटल को करें, ग्लास को कर रहे हैं। और उसके अलावा जितने भी हम उसको से नो टू प्लास्टिक बैग, उसको इग्नोर करके हम कपड़ों की थैलियां बना रहे हैं, बैग्स बना रहे हैं। हमने फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट किया, शॉपकीपर्स को भी दिए हैं कि जी आप प्लास्टिक थैले में ये सब्जियां डालने के बजाय कपड़ों के थैले में डालें, ताकि इसको बार बार रीयूज किया जा सके, ताकि प्लास्टिक जो डिजोल्व नहीं होता जमीन में, उससे हम जरा बच सके। बहुत शुक्रिया और बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ हैं। नादिया एक ज़बरदस्त काम कर रही हैं और हुकूमत को भी तवज्जो देनी चाहिए, ख़ास तौर पे जिस तरह से आपका ताल्लुक केपी से है, पेशावर से है, तो केपी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, आपको जगह देनी चाहिए, एक इंस्टीट्यूट की सी आपको जो काविश है उसका दर्जा देते हुए इसको बड़े लेवल पर बढ़ाया जा सकता है, ताकि ख़वातीन अपने पाँव पर खड़ी हो सके और अपने लिए खुद कुछ कर सके। और जिस तरह से ये बीड़ा उठाया इन्होंने गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट अगर साथ देगी तो यकीनी तौर पर ये बहुत ही अच्छा इकदाम होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा इशाल खवातीन का मुकाबला है हुस्न, लेकिन यहाँ पे अब ज़माना तब्दील हो चुका है। अब हमेशा ये कहते हैं कि खवातीन ब्यूटी के जो है वो सर्जरीज करवाती हैं, वहीं सिर्फ जाती है, कॉन्शियस होती है, लेकिन नहीं, अब नहीं। मर्दों के आलमी मुकाबले हुस्न में पहली बार 25 साला अहमद ने भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी उन्होंने करनी है। और मतलब आप सोचिए, हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। इस मुकाबले में आप ना सिर्फ हिस्सा लें बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, अब ये समझ नहीं आ रही क्या क्राइटेरिया होता होगा मर्दों के मुकाबले? हाँ जी, वो बस मैं तो जाती तौर पे चाहूंगा कि वो मर्दों का ही हो, उसके अंदर कोई जनाना टच नहीं होना चाहिए। अच्छा, आजकल ये मिल भी रहा है, कानों में बालियां, हाथों में ब्रेसलेट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईद के मौके पे या इस तरह के कोई इवेंट्स होते हैं उस पे फेशियल करवाने में, हेयर डाई करवाने में कॉलर्स जो है आजकल खवातीन से ज्यादा भरे हुए होते हैं, पेडीज और सब कुछ हो रहा है आजकल। तो मर्द मेरे ख्याल में ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, प्रॉपर मर्दाना मुकाबला हुस्न हो, उसमें हमारी बेस्ट विशेस हैं अहमद के साथ। बाकायदा मर्दाना मतलब मर्दों का आलमी मुकाबला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप लेकिन ऑडियंस समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, ऑडियंस भी समझ रहा है, मैं भी समझ गई। लेकिन हमारी बेस्ट विशेस हैं ये 25 साला अहमद मेमना जिनकी होने जा रही है मुकाबला। बिल्कुल, कौमी हीरो है, बॉक्सर है मोहम्मद वसीम, एक और कारनामा सर अंजाम दिया है, माल्टा में मुकाबले में फाइट जीती है। और उनसे बात करते हैं, उनसे गपशप करते हैं, उनको मुबारकबाद भी देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हमारे साथ बॉक्सर मोहम्मद वसीम मौजूद होंगे, जिन्होंने माल्टा में होने वाली रैंकिंग फाइट जीतने के बाद कोयटा वापस आए हैं, तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि उनका अगला जो टारगेट है वो है कि वो वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान लेकर आएंगे। हम उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बिल्कुल वसीम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और क्या जज्बात थे जिस वक्त अपने हरीफ को, जॉर्जिया के खिलाड़ी को आपने शिकस्त दी है? और एक और चीज़ भी बताइएगा कि हमने देखा कि आपकी तकरीबन सभी फाइट्स में आपने नॉकआउट किया है, ये क्या टेक्निक है, क्या तरीका है अगले को ज़ेर करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो काफ़ी मुश्किल से वहाँ माल्टा पहुँचा, बिकॉज रिसेंटली यानी कुछ महीने पहले कुछ वीज़ा इश्यूज चले थे, लेकिन वो सॉल्व हो गए और फिर माल्टा पहुंचा और फिर फाइट की और थर्ड राउंड में नॉकआउट किया और काफ़ी अच्छा लगा। और जो है आफ्टर 2.5 years के बाद मैंने कम बैक किया है, तो जो परफॉर्मेंस है मेरी टीम भी काफ़ी खुश है अल्हम्दुलिल्लाह और काफी अच्छा लगा। इतने ये टेक्निक कौन सी है जो जुनेद भी पूछना चाह रहे हैं, नॉकआउट करने की चाह रहे हैं कि आप नॉकआउट कर देते हैं, क्या राज है जरा बताइए हमारे देखने वालों को भी। देखिए, इसको हमारी ज़बान में, बॉक्सिंग की ज़बान में इसको कहते हैं मैक्सिकन स्टाइल। जो है सबसे ज्यादा जो मैक्सिकन फाइटर्स है इस स्टाइल में खेलते हैं, क्योंकि
अफ्रीका और ये मेक्सिको और ये साउथ अमेरिका बहुत ज़्यादा रहा हूँ, तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई है। तो मोस्टली जो है बहुत दुनिया में कम बॉक्सर्स है जो फाइटर्स है वो बॉडी शॉट की ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें से एक मैं भी हूँ। जब सबसे ज़्यादा मेरा जो फोकस होता है वो बॉडी में, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं होता। मोहम्मद वसीम, कोई भी सीख सकता है ये टेक्निक? जुनैद भी सीख सकेंगे? नहीं जुनैद, ये देखे ये टेक्निक इस तरह के जो हम फाइटर्स होते हैं, ये हम फाइट से पहले हम बहुत ज़्यादा वेट कम करते हैं, जिसमें मतलब हम 10 से। और वैसे भी वसीम ये मजाक में पूछ रहे हैं क्योंकि मेरा तो हाथ अभी 1 महीने के बाद ठीक हुआ है, तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लूँगा जिसमें दोबारा कोई फ्रैक्चर आ जाए मुझे। अच्छा ये बताइए कि अभी तक माशाल्लाह कितने टाइटल अपने नाम कर चुके हैं आप, कितनी कामयाबियाँ समेट चुके हैं? अगले टारगेट्स पर भी रोशनी डालिएगा। जी मैं तो पाकिस्तान का जो है वाइड फाइटर हूँ, जो मैंने एमेचर में भी बहुत ज़्यादा मेडल्स दिए। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स का 2 टाइम मेडलिस्ट हूँ और एशियन गेम्स का, और मैं वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स का गोल्ड मेडल हूँ, किंग्स कप, और बहुत से मेडल्स हैं मेरे पास इंटरनेशनल। और मैं प्रोफेशनल में 2015 पाकिस्तान का वाइड प्रोफेशनल फाइटर हूँ, जो मैं WBA, IBF, WBC, WBA में वर्ल्ड रैंकिंग में 7 साल से नंबर 1 रहा हूँ, और 2 टाइम WBC सिल्वर चैंपियन हूँ, और 2 टाइम IBF वर्ल्ड टाइटल चैलेंजर हूँ, और अभी इंशाल्लाह एक और वर्ल्ड टाइटल इंशाल्लाह। जबरदस्त। तो अगली बड़ी फाइट कब तक आ रही है? कितनी तैयारी है उसके लिए? कितने पुरयकीन है आपके वो आप जीत जाएंगे टाइटल जो अपने नाम के? ये अब रिसेंटली बात भी कल CM चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुख्शी साहब से मुलाकात हुई, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इंशाल्लाह हम यहाँ पर वो बड़ी फाइट यहाँ पे बलूचिस्तान में लेके आए, और यहाँ पे तो उन्होंने जो है बड़ी पॉजिटिव उन्होंने कहा कि ये कराएंगे, और ये जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है ये कोयटा में और के साथ सपोर्ट कर पूरी दुनिया के सबसे बड़े बड़े फाइटर्स और बड़े जो फॉर्मर फाइटर्स है जो रिटायर्ड है, यानी मीन लाइक माइक टायसन, मैनी पाकियाओ, इंशाल्लाह ये सब पाकिस्तान आएंगे। तो अच्छा, ये हमारी एक इंशाल्लाह हमारी ढेरों दुआएं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। वसीम, आपने बताया कि 2 साल के बाद लगभग आपकी फॉर्म वापस आई है, तो वो फॉर्म में क्यों नहीं आप रह पाए, ज़रा उस पर रोशनी डालिएगा। क्या वजूहत थी? कुछ ज़ाती वजूहत थी, या सही तरह से सपोर्ट नहीं मिल रही थी, ट्रेनिंग सही तरह से नहीं हो पा रही थी, वजह क्या थी? नहीं, ये बेसिकली आप ये बॉक्सिंग में ये होता है कि अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट वो 3 साल का था। अच्छा। और उन्होंने 3 साल 9 फाइट्स देने थे, तो उसमें उन्होंने सिर्फ मुझे 3 फाइट्स दिए थे, बाकी जो 6 फाइट्स थे उन्होंने नहीं दिए। तो उस पर हमारी जो है थोड़ी सी जो है प्रोमोटर के साथ मसले शुरू हुए, मैनेजर के साथ मसले शुरू हुए। तो ये तकरीबन फिर जो ब्रिटिश लॉ है, मतलब जो केस चली, फिर उसके बाद जो प्रोमोटर्स होते हैं वो आपको रिलीज नहीं करते। ठीक है, तो वो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करना पड़ती हैं। अच्छा, ये जो माल्टा में होने वाला मुकाबला था, ये भी एक बड़ा मुकाबला था, कितना प्रेशर था? दिल में डर था कि मुखालिफ जीत सकता है, या आप कॉन्फिडेंट थे कि जीत तो आप ही की होगी इंशाल्लाह? देखिए, ये सबसे पहले तो परेशानी सबसे ज्यादा ये थी कि मैं किस तरह पहुंचूं वहाँ पे। तो 45 हाँ, बिल्कुल, हमने भी रिपोर्ट किया था कि आपको वीज़ा मसाइल का सामना रहा है। जी, तो ये मुझे कोई 2 मंथ्स मुझे ये वीज़ा मसाइल में लगे। विदाउट कैंप मैंने ये फ़ाइट की है, तो डर तो कोई भी नहीं था। मैंने सारी अपनी कैंप जो है वो कराची में की थी, और मैं सुबह कराची में मतलब 5:30 बजे मैं ट्रेनिंग के लिए जाता और मैं रात को ही आता। तो मैं तीन टाइम ट्रेनिंग करके और मैंने अपने आप को फिट रखा, और मुझे पता था कि मैं इंशाल्लाह, क्योंकि कॉन्फिडेंस मेन चीज़ है, एक्सपीरियंस 20 इयर्स बॉक्सिंग में हो गए, तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग 20 इयर्स हो गए। तो मोहम्मद वसीम, जिस तरह से आपके जॉर्जिया का हरीफ जो था वो आपका मद्दे मुकाबिल था, बॉक्सर जो है वो कितना मजबूत बॉक्सर था, और उसको टफ टाइम देना मतलब कितना मुश्किल साबित हुआ आपके लिए ये गेम, या फिर आपको पता था कि यार ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है? जी नहीं, मैंने पहले दिन ही रीड कर लिया था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर जो है नेक्स्ट डे फिर जो ऑफिशियल वेइंग होता है उसमें मैंने रीड कर लिया था, बिकॉज हमें पता चल जाता है। उसने काफ़ी ज़्यादा उस पर, उसके ट्रेनर ने मुझे ज़रा तंग करने की कोशिश की, लेकिन वो हमें पता है साइकोलॉजी को तंग करते हैं कि कुछ कर ले।
लेकिन मैं 100% कॉन्फिडेंस था कि अगर ये फाइट अच्छा, आपको किस तरह से तंग करने की कोशिश की? कोई मेंटली प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाती है ताकि मद्दे मुकाबिल को जो है वो चारों शाने चत किया जा सके, उसके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड किया जा सके? बिल्कुल ये करते हैं, क्योंकि जो ट्रेनर्स होते हैं और ट्रेनर के साथ जो होते हैं वो पीछे से आपको आवाज़ें देते हैं, लाइक वे ऑफिशियल वे में आपको मतलब बुरे कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो ये चाहते हैं कि कुछ ये एक्शन करें, लेकिन आप रिलैक्स रहते, इट्स मीन कि आप रिलैक्स है, तो वो ये चाहते हैं कि कुछ अच्छा मोहम्मद वसीम, ये कितनी दिमाग की गेम है? किस हद तक आप समझते हैं कि ये दिमाग का तमाम तर खेल है और इसमें आपने दिमाग से सोचना है, देखना है कि अगले को आपने किस तरीके से गिराना है, या फिर आप समझते हैं कि आपकी फिजिकल फिटनेस जो है वही सारा कुछ कर सकती है? देखिए, फिजिकल फिटनेस तो आपको इस स्पोर्ट में तो ज़रूरी चाहिए होता है, बिकॉज ये 12 राउंड बॉक्सिंग कोई मतलब इजी काम नहीं है। ये फिजिकल तो आपने आपको फिट रखना है, लेकिन मोस्टली आपको मतलब 90-95% आपको जो है मेंटली भी आप जो है बिल्कुल ठीक है, जिस्मानी और जहनी दोनों तौर पे आपको मजबूत होना ज़रूरी है। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह से टाइटल समेटते रहिए, हम आपको दावत देते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के मायनाज बॉक्सर मोहम्मद वसीम, और माल्टा में होने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन की रैंकिंग फाइट में उन्होंने जॉर्जिया के हरीफ को शिकस्त दी है। हम लोग गुर्बत का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, अदम मसावात पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद जो है वो तरक्की पजीर ममालिक से गुर्बत का खात्मा है, गरीबों का मयार ज़िंदगी बुलंद करना है। गुर्बत के खात्मे का यह दिन मनाने का आगाज़ 1993 से हुआ था, और अभी भी हम देखें तो हमारे यहाँ अदम मसावात की वजह से बहुत सारे लोग महरूमी की वजह से गुर्बत का शिकार हैं, और उनकी शायद ज़रूरियात जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो भी पूरी नहीं कर पाते। बिल्कुल, तो इसका खात्मा किस तरह से मुमकिन हो सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंड अदाकार पाकिस्तान के अदनान शाह टीपू। वेलकम कहेंगे आपको टीपू भाई पाकिस्तान मॉर्निंग में। मसला बहुत अहम है, लेकिन आपको इस मामले पे लेने का मकसद ये था कि शायद असर हो जाए हमारी हुकूमत को, जो कि बुनियादी ज़िम्मेदारी तो हुकूमतों की होती है कि वो ओन करें अपनी आवाम को। तो ये मसला तो दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है, गुर्बत में, अफलास में, बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता जा रहा है। ख़ात्मा किस तरह से मुमकिन है? आपकी राय क्या है इस पर? बात तो ये है कि पाकिस्तान के दो सबसे बड़े बुनियादी मसाइल हैं, जिनमें से गुर्बत है और एक जहालत है। जिस मुल्क की 70% आबादी डेली वेजेस पे काम करती हो, तो आप अंदाजा कीजिए कि वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, वो हम आवाम को क्या ऑफर करेंगे। जहाँ तक खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली हो, ना जिसको अपनी हालत बदलने का खुद ख्याल है। बात इतनी सारी सी है कि जब गवर्नमेंट ने कुछ करी तो हमें खुद तो कुछ करना पड़ेगा ना। बांग्लादेश की मिसाल ले लें, दूसरी कौमों की मिसाल ले लें, आपको अपने राइट्स के लिए खड़ा होना पड़ता है। आपको अपने राइट्स के लिए खड़ा होना पड़ता है, और सब कुछ अगर हम गवर्नमेंट पर छोड़ देंगे तो गवर्नमेंट ने जो 80 सालों में किया, अभी अल्लाह करे अभी वो कुछ कर ले। टीपू भाई, बात आपने बिल्कुल ठीक की है। अब एक दूसरे को अगर हमारे भाई, हमारे साथ रहने वाले अगर गड्ढे में गिर रहे हैं गुर्बत के, हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम क्या कर सकते हैं? उनको बाहर किस तरह से निकालें? फिर भाई हम चक्कर ये है कि जो अगर आप 2 रोटियां खाते तो 1.5 रोटी में भी आपकी क्या कहते हैं यार, आप क्या कहते हैं, शेयर करें, शेयरिंग करें। जितना भी हर बंदा अपने तौर पे जो भी साहिब इक़्तिदार है, साहिब हैसियत है, अगर वो किसी एक बंदे को पढ़ा सकता है, एक बंदे का खाना खिला सकता है, ये तो मुआशरे में आपको ये चीजें हमेशा से हमारे मुआशरे में भीड़ है। हमारा मुल्क मेरा ख्याल है चैरिटी करने में दुनिया के दूसरे तीसरे नंबरों में है, लेकिन आप कब तक करेंगे यार? आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाए, अपना डिपेंडेंट क्यों बना रहे हैं? आप यहाँ पे सनदें खोलें, आपके कहते हैं पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप जब अगर हमारे हुक्मरानों को या अगर जो उनके खर्चे हैं, जितनी गाड़ियां हैं, जितनी हमारी एक सुबह सिंध में जितनी गाड़ियां इतनी पूरे लंदन में नहीं है यार, गवर्नमेंट के पास। भाई हमारे यहाँ हर बंदे को
दिहाड़ीदार मजदूर जो है वो तो पिस रहा है इस वक्त। तो हमारा जो तबका देखें आप तन्हाई ले रहे हैं वो भी पिस रहा है, उसकी भी तन्हाई इतनी महदूद सी है कि वो खरीद ही नहीं कुछ पाता, वो भी इस वक्त गुर्बत के घड़े में गिरा। मैंने अपनी जिंदगी में ये 2015 के बाद वाहिद दौर देखा है जो बंदा 200 रुपए कमा रहा है वो भी खुश नहीं है, और जो 2 करोड़ कमा रहा है वो भी खुश नहीं है। एक तो इस टाइम का मसला है। और चक्कर ये है कि जब आप बैगर्स होते हैं या जैसे लोग IMF से कर्जा मिलने में बड़ा खुश होते हैं, वो भाई वो अपनी बिजली महंगी करेंगे, वो पेट्रोल महंगा करेंगे, वो डिक्टेशन देंगे आपको। ऐसा नहीं होगा, हमें नहीं कर्जा लेना। आप किसी से कर्जा लेके खाती हैं, अगर आप किसी से कर्जा लेके खाएंगी तो वो आपको डिक्टेट करेगा कि आप ये नहीं कर सकती, आप लाल रंग नहीं पहन सकती, आप क्या कहते हैं जाम नहीं पहनेंगी। तो बात सर ये है कि गुर्बत की जहाँ तक बात है, ये पाकिस्तान की बहुत सीरियस इशू है एंड हमें इसको मिलकर ही हल करना है ना टीपू भाई। अदाकारों का, फनकारों का, हमारों का बड़ा किरदार होता है, उनकी बात सुनी भी जाती है, उनको देखा जाता है, उन्हें पसंद किया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि फनकार, हमारे अदाकार किस तरह से गवर्नमेंट को जगाने में, आवाम को जगाने में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं इस हवाले से? देखिए, हम तो इंटरटेनर, हम तो ड्रामे बनाते हैं, हम उसमें कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और इस तरह के बहुत सारे ड्रामे बनाते हैं। इट्स अ पॉलिटिकल थिंग। जब गवर्नमेंट चलाने वाले हैं दे शुड टेक इट सीरियसली यार। वो उनकी इतनी जायदादें हैं, इतने पैसे क्यों नहीं डोनेट करते? वो कब्र में अपने साथ क्या ले जाएंगे? डोंट दे रियलाइज इट कि मुजस्समा उसी बंदे का बनेगा जो कुछ करके जाएगा। ईदी सब याद रहेंगे, हबीब जालिब याद रहेगा। व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी दे आर गोइंग टू लीव? प्लाजे, पीपल विल रिमेंबर देम थ्रू द प्लाजा, थ्रू द मिल्स। अगर किसी ने अस्पताल बनाया ऐसा गंगा राम याद रहेंगे। हाँ। लास्टली टीपू भाई, जाते जाते मैसेज दीजिएगा जरा हमारे हुक्मरानों को, शायद उन्हें ख्याल आ जाए आपकी बात सुन के। सर, अगर आप हमारे माँ बाप हैं तो अपने बच्चों का इस तरह अच्छी तरह ख्याल रखें। दैट्स इट। बहुत शुक्रिया। अदनान शाह टीपू हमारे साथ मौजूद थे, जो कि लिविंग लेजेंड भी हैं, और वो कहते हैं कि अगर आप हमारे माँ बाप हैं, रखवाल, हमारा ख्याल भी कीजिए। और ये जिम्मेदारी तो बिल्कुल ठीक है, हुकूमतों की होती है, रियासतों की होती है, लेकिन हमें अपने तौर पे इंडिविजुअली, क्योंकि हमारा तो दीन भी हमें सिखाता है कि अपने जो हुकूकुल इबाद हैं उसकी पकड़ ज़्यादा होगी, उसकी पूछ ज़्यादा होगी, तो हमारे हमसाए में या हमारे आसपास इर्द गिर्द में हमारे जो काम करने वाले हैं, किसी एक बच्चे की, ख़ानदान की जितनी आपकी इस्तिताअत है उसकी जिम्मेदारी उठा लीजिए, उसकी मदद कर दीजिए, उसको तालीम दीजिए, उसको अवेयरनेस दीजिए, उसकी देखभाल कीजिए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप अकेले कर सकते हैं वो तो कीजिए। गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है, हम गवर्नमेंट को हर लम्हे जगाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन जो इंडिविजुअली हमारी जिम्मेदारी है हमें उसको भी पूरा करने की जरूरत है। अपने साथ इर्द गिर्द गिरदो नवाम में दूसरों का ख्याल करने की जरूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।